एकदम बढ़िया मैम। हम तो बोर हो गए घर में लिटरली इसे कहते हैं। फील्स लाइक कि कब बाहर निकलेंगे, कब नॉर्मल होगा सब कुछ। आप लोगों ने बाहर आना जाना शुरू कर दिया है? यू आर गोइंग आउट और No, yes, ma'am. हम जितना वैसे घर नॉर्मली में रहें उतना। हम नॉर्मली जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते मैम। दोबारा से दिल्ली में लग गया ना। नहीं वैसे भी मतलब मन तो करता है बाहर निकलने का, लेकिन क्या करें, प्रिकॉशन भी तो लेने, ये चीज ही इतनी मतलब खराब है। और इसके वैक्सीन का भी पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म, चलिए, इन द लास्ट क्लास हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? वी टॉक्ड One अबाउट द डिफिकल्टीज इन, हाँ जी बोलिए। disadvantages of decentralization complete हो गया था. डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यस, ये कंप्लीट हो गया था। हाँ जी, इसको पढ़ लिया था प्लीज आप लोगों ने? डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का हमने डिफरेंस करा था, उसके बाद में काफी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर शायद नहीं था, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाला। आप लोगों ने जब पढ़ा था तो वाज इट क्लियर टू यू नाउ? अब क्लियर है? कोई और डाउट अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको देखा है कि आप लोग क्वेश्चंस वगैरह जो पूछते हैं उसमें आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज इसमें अभी हम फॉर ग्रांटेड ये ले लेते हैं कि इसके जो पीछे आंसर्स दिए हुए हैं वो थोड़े से रॉन्ग दिए हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हुआ है। जैसे कल भी वन ऑफ द स्टूडेंट वाज आस्किंग ट्रू फॉल्स वगैरह वो सब करके। तो टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप वो करिए, या तो जिस तरीके से आप ग्रुप में एक दूसरे से पूछते हैं वो वाली चीज भी ठीक है, और यू कैन आस्क इट फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, बिल्कुल आप अपने ऊपर में क्वेश्चन मार्क मत लेके आइएगा, जब आपने अगर पूरी तरीके से पढ़ाई कर ली हुई है तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम कि इसके आंसर्स में कुछ प्रॉब्लम होगी। हम उसे डेफिनेटली नेक्स्ट वाले बैच तक तो डेफिनेटली हम उसे ठीक कर ही देंगे। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। यस, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज कंप्लीट, हमने उसके बाद में डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन करा था। द नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लेट मी स्टार्ट विद दैट, और उसके बाद में हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पर आ जाते हैं। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेट करना। पूरी की पूरी अथॉरिटी को, और अथॉरिटी के साथ में क्या हम कुछ और भी चीज देते हैं? देखिए, जहां पर भी अथॉरिटी जाती है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उसके साथ में चली जाती है। अथॉरिटी इज अ फर्स्ट थिंग और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उसके बाद में आता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में एज द वे यू सेड, अथॉरिटी को पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने डेलीगेट कर दिया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग के अंदर ही डेलीगेशन आ जाता है। ठीक है, पूरी की पूरी अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया। एज पर द डेफिनेशन विच इज बिन गिवन ओवर हियर इज द decentralization means the dispersal of authority throughout the organization. What are the factors determining the decentralization? अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जैसे डिसेंट्रलाइजेशन कैसा होगा, कितने लेवल पर होगा, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? यस, एनी गेसेस? गेस, या आप इसमें से देख के भी मुझे बता सकते हैं, हेडिंग देख के अगर कुछ समझा सकते हैं बताइए। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिसेंट्रलाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी भी होती है। देयर आर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर हैविंग 50 पीपल और 10 पीपल, एंड देयर आर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर हैविंग 5000 और 6000 एम्प्लॉयज। ठीक है, तो उन सब में डिसेंट्रलाइजेशन किस हिसाब से होगा, किस तरीके से डिपेंड करता है ये? एनीवन? The number one topic which has been given here is the size and complexity of the organization. इससे हमें ये पता चलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, छोटा है ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन। उसी हिसाब से आपका चेन ऑफ अ कमांड भी सेट हो जाएगा, उसी हिसाब से पूरा का पूरा अथॉरिटी जो टॉप लेवल होगा या लोअर लेवल होगा या मिडिल लेवल होगा, उसी हिसाब से पूरा का पूरा तीनों चीजें डिसाइड होती हैं। एक अगर ऑर्गेनाइजेशन ही छोटी सी है, लाइक सपोज सम organization is there which is concerned with the softwares,
सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एक लैपटॉप पर ही नॉर्मल काम होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों की, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लोगों ने स्टार्टअप वगैरह वर्ड सुना होगा। उसमें क्या होता है, बेयरली 3 लोग या 4-5 लोग मिलकर जस्ट अपने लैपटॉप पर बैठ के काम कर रहे होते हैं। ये स्टार्टअप्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इन ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अथॉरिटी कहाँ किस लेवल तक डेलीगेट करी जाती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बड़े ऑर्गेनाइजेशन होगा तो एवरीथिंग वुड बी प्रॉपरली डिफाइंड कि हाँ जी इसके पास में ये अथॉरिटी होगी, इस लेवल से, इस हिसाब से पूरा हमारे पास में चेन ऑफ कमांड आएगा। पेज नंबर प्लीज आप लोग बता दीजिए। माइन इज द ओल्ड एडिशन। मैम 208। 208. Yes, the first one is the size and the complexity of the organization. Simple organization होगी या छोटी organization होगी, जैसे मैंने अभी आपको 3 या 4 में बताया, तो वहां पे टॉप, मिडिल और लोअर लेवल तो होता ही नहीं है, वहां पे सारे के सारे सेम लेवल पर होते हैं। तो अथॉरिटी मतलब वहां पे सिर्फ काम सेग्रीगेट होता है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहां पर प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा कि ये टॉप है, ये मिडिल है और ये लोअर है। तो यहाँ पर इन लोगों की ये अथॉरिटीज है और ये इनको काम करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से अटैच होती है। Next is the dispersal of operations. Please be participative in the class. पढ़ के ही बता दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आप सोच के मुझे बताइए, पढ़ के समझा बोल दीजिए प्लीज। Dispersal of operations. मैम मैम जिसमें प्रोडक्शन एंड सेल्स जियोग्राफिकली स्कैटर्ड होगा, मतलब हर स्टेट में या फिर हर कंट्री में होगा, हाँ जी। उससे वेरी डिफिकल्ट कंट्रोल हो जाएगा ना उस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन जो होगा वो बहुत मुश्किल होगा। उस वाली केस में सारे का सारा काम जो है, अगर वो डिसेंट्रलाइज हो, सारे के सारे हम उनको अथॉरिटीज दें, हर एक जितने भी प्रॉपर सेंटर्स हैं, अगर हम उनको अलग से अथॉरिटी दे दें कि हाँ जी आपके पास में ये काम है और इस काम को करने की ये आपको अथॉरिटी है, इट वुड बी इजी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशन मतलब काम करने के बारे में जब जिस लेवल पर बात कर रहे हैं सारे, अगर एक इसी में ही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एवरीथिंग ऑल द एक्टिविटीज आर लोकेटेड इन वन बिल्डिंग ओनली। वन बिल्डिंग मतलब वही ऊपर नीचे करके है या एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे हैं, तो उसी हिसाब से आपका डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन उसी हिसाब से डिसाइड होगा। तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रख सकते हैं, जब आप यहाँ पर हेडिंग पे बात है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप इसमें अपने माइंड में ये भी रख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन चलता है, जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो उसका आंसर भी यहाँ पे साथ में आ गया। अगर मैं सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करूं तो नंबर 1 जहां पे साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करी, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जहां पर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे सेंट्रलाइजेशन ज्यादा अच्छे से काम करता है, इजंट इट? और जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज आपका बिग हो गया या कॉम्प्लेक्स हो गया तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से काम करता है। इज माई पॉइंट क्लियर? यस मैम। यस मैम। लिख लेंगे प्लीज आप जरा, कीप योर पेंसिल हैंडी, अपने हाथ में पेंसिल रखिए, उसमें एक बार जरा साइड में लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन है तो आपको सिर्फ उसी के बारे में पता होना चाहिए, दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में लिख लिया। सेकंड में जैसे डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशंस है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा सूट करेगा। इफ एवरीथिंग इज देयर एट वन प्लेस तो क्या चीज सूट करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब हमने क्या कहा था? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन ऑल द पावर्स आर वेस्टेड अपॉन फ्यू पीपल और विद द टॉप मैनेजमेंट ओनली। ये चीज पढ़ी थी हमने सेंट्रलाइजेशन में। यस मैम। ठीक है, आप सेंट्रलाइजेशन को बिल्कुल खराब नहीं बोल सकते, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 इज अ डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी, कौन बताएगा? डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स हुआ है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं जिस कंपनी में। डिफरेंट प्रोडक्ट बनने का क्या मतलब है कि सपोज एक मतलब सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे हम्म, तो वो ए और बी सोप बना रही है, विल इट बी कॉल्ड एज अ डाइवर्सिफिकेशन? नो, इट विल नॉट बी नहीं कॉल्ड एज अ नहीं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन। है तो सोप ही है। हाँ जी, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वो होता है कि दो एंटायरली डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, इट इज एंटायरली डिफरेंट फील्ड विच आर नो वे अटैच टू ईच अदर। जैसे अगर एक सोप है तो दूसरा आपके पास में आ जाएगा बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कहीं से भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये चीज डाइवर्सिफिकेशन क्यों करती है ऑर्गेनाइजेशन? एनी आइडिया? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग द डाइवर्सिफिकेशन? मैम ओवरलोड ना हो जाए।
ओवरलोड ना हो जाए, एक की मार्केट एक- कंडीशंस, गुड और बैड मार्केट कंडीशन का फर्क जो है वो दूसरे पर ना पड़े। ना पड़े। अगर बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, बिकॉज ऑफ अ सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, किसी भी वजह से अगर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, सपोज आपके FMCG प्रोडक्ट्स, उन सब पे फर्क पड़ रहा है, तो आपके पास में दूसरा स्कोप होना चाहिए। मतलब एक तरफ का अगर लॉस हो रहा हो तो यू शुड हैव समथिंग इन योर हैंड जहां से आप काम कर सके, जहां से आपका ऑपरेशन जो है वो चलता रहे। डाइवर्सिफिकेशन में जो आप फील्ड्स चूज करते हैं, दोज आर जनरली नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों बहुत ही डिफरेंट एरियाज में होते हैं। ठीक है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन है तो ठीक है, तो आपके पास में आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग तरीके से आपको उनको अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी। तो वहां पर आपको क्या चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन। एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस? कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में, हाँ जी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लाइन वगैरह नहीं है हमारे पास में, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन है, हम उसी पर ही आराम से पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। देन इन दैट केस द सेंट्रलाइजेशन सूट्स बेटर। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सनल, बताइए। आदर्श। मैम इसमें ये है कि अगर क्या बोलते हैं मैनेजर्स जो लोअर लेवल्स पे हैं एक्सपीरियंसड है तो हम्म डिसेंट्रलाइजेशन ना सूट करेगा। मतलब और जिनको हमने काम, हाँ जी बोलिए। और अगर मैनेजर्स जो लो लेवल्स पे उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है तो सेंट्रलाइजेशन ही कर सकते हैं फिर। हाँ जी, क्योंकि अगर हमारे पास में अच्छे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि हमें पता है दे आर एफिशिएंट इनफ टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ अ टास्क, तो हम उन्हें काम दे देंगे करने के लिए। काम देना मतलब हमने काम को डेलीगेट कर दिया, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, विच मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। अगर वो लोग काम नहीं कर सकते, दे आर नॉट एफिशिएंट इनफ, या कुछ ये भी तो हो सकता है कि लोग अभी अभी हमने एम्प्लॉय करे हैं, दे आर नॉट मतलब एक्सपर्ट इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। हो सकता है कि 1 या 2 महीने में वो एक्सपर्ट हो जाए, तब हम उन्हें अथॉरिटी डेलीगेट कर लें। और जब तक स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, जब हम उनको चीजें सिखा रहे हैं, तब तक हम उस चीज को सेंट्रलाइज करके रख लें। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता? अभी मैंने जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 लोगों को एम्प्लॉय किया, दे माइट बी दी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, बट उनको मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जब तक चीजें सिखा रही हूँ, उसको हो सकता है 1 या 2 महीने लग जाए। ठीक है, तब तक मैं सारा का सारा अथॉरिटी और सब कुछ अपने पास रख लेती हूँ। अपने पास रखने का मतलब सेंट्रलाइज कर लेती हूँ। एंड बाय द टाइम दे वुड गेट, दे विल बी बिकम एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन और सब कुछ समझने लग जाएंगे, देन आई वुड डिसेंट्रलाइज, तब मैं उनको काम डेलीगेट कर दूंगी। यस यस मैम। मैम, हो यस सकता है, मैम। यस ऐसा भी हो सकता है। लिख लीजिए इसे प्लीज। और ये वाला पॉइंट तो है ही है कि जब तक आपके एग्जीक्यूटिव जो है वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन एक बात वो भी देखिए ना कि अगर ट्रेंड एग्जीक्यूटिव्स को आप कितने जो कि ट्रेंड नहीं है या कुछ वो नहीं है, उनको आप कितने टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि इस तरीके के लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख के उनको पैसा देती रहती है। ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू परफॉर्म एट ऑल द लेवल्स, यू नीड टू परफॉर्म। यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज आउटलुक ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट। हाँ जी, कौन बताएगा? मैम टॉप लेवल मैनेजमेंट को इंडिविजुअल पे भरोसा है, या फिर क्या कहते हैं वो सेंट्रलाइजेशन प्रेफर करती है, हाई डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्रेफर नहीं करती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि अथॉरिटी किसके थ्रू फ्लो होगी? इट वुड गो थ्रू फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट ओनली। अगर टॉप मैनेजमेंट ही आगे नहीं दे रही है, उसको ये लग रहा है कि आई एम द एक्सपर्ट ओनली, ठीक है, तो वो क्या कहेगी? सब कुछ अथॉरिटी वगैरह सब कुछ अपने पास में रखेगी। और अगर उसे ये लग रहा है कि यस आई शुड गिव द चांसेस टू द अदर पीपल ऑल्सो, तो अब वो क्या कहेगी? वो अथॉरिटी को डेलीगेट करना शुरू कर देगी। द मोर दे विल डेलीगेट द अथॉरिटी, द मोर वुड बी द डिसेंट्रलाइजेशन, है ना? एंड वाइस वर्सा। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ फंक्शंस। हाँ जी बताइए, नेचर ऑफ फंक्शंस क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द टास्क विच वी आर डूइंग,
ठीक है, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड कितनी क्वांटिटी बनेगी, या हम कौन सी फील्ड में डाइवर्सिफाई करेंगे, या किस एक मेजर जो डिसीजंस होते हैं, वो वाले मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे पास में यहाँ पर आ जाते हैं, टॉप लेवल के पास में आ जाते हैं। अब देखिए सेल्स और मार्केटिंग जैसा काम तो टॉप लेवल नहीं करेगा, उस तरीके के कामों को वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं कि आगे ले लीजिए काम, ये वाला काम हम नहीं कर रहे, या छोटे छोटे जैसे एम्प्लॉयज हमने रखे हुए उनकी सैलरी देखना, एचआर देखना, ये सब काम टॉप लेवल का नहीं है। बट यस फॉर द मेजर डिसीजंस दे आर द वन हु नीड टू मतलब टेक दोज डिसीजंस, तो वो उसको अपने पास में अपने हाथ में रखेंगे, इसको वो डिसेंट्रलाइज नहीं कर, सेल्स है, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड R&D है, तो उसको वो डिसेंट्रलाइज कर देंगे, मतलब आगे डेलीगेट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट भी आ गया और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों आ गया। सेंट्रलाइज क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में किस चीज को रख रहे हैं, अपने डिसीजन मेकिंग वो अपने हाथ में रख रहे हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में आ गया जो मार्केटिंग और सेल्स वगैरह वाले काम है वो आगे दे रहे हैं। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। नेक्स्ट है No, ma'am. कम्युनिकेशन सिस्टम। हाँ जी बताइए, कम्युनिकेशन सिस्टम। मैम कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन काफी बेटर होना चाहिए, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन अगर कर दिया, फ्यू हैंड के हाथ में है, कहीं जो कम्युनिकेशन है और कोऑर्डिनेशन है वो एम्प्लॉयज के बीच अच्छा नहीं है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको डिसेंट्रलाइज कर देगा ताकि कम्युनिकेशन बेटर हो जाए। कम्युनिकेशन बेटर हो जाए, क्योंकि हमें अगर डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड जहां पर भी यूज करेंगे वहां पे इनडायरेक्टली आप अपने माइंड में रखेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जहां पर होता है। ठीक है, अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, उनमें आपस में बात होनी बहुत जरूरी है। अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन में लगता है कि इस तरीके की चीज नहीं हो रही है, इंफॉर्मेशन का प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन इज व्हाट, कम्युनिकेशन इज बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्लो, अगर वो चीज प्रॉपर नहीं हो रही है तो वो कहेंगे कि इससे तो गैप पड़ जाएगा ना, तो उस चीज को वो अवॉइड करने के लिए वो क्या कहेंगे कि अपने हाथ में पावर रख लेंगे। अदरवाइज इफ दे फील कि हाँ जी सारे लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में मिलके काम कर रहे हैं वो सब चीजें, देन दे वुड से कि हम इसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। हियर दे हैव यूज्ड द वर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने जब कंट्रोल का टॉपिक पढ़ा था तब पढ़ा था। कंट्रोल के टॉपिक में वन ऑफ द टेक्निक था ना MIS, याद है? यस मैम। हाँ जी, उसमें क्या था, MIS इज द थिंग जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारा का सारी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में एक जगह में रख लेती है, सो दैट विच एवर डिपार्टमेंट वांट्स टू हैव, मतलब एक बार देखना चाहते हैं दे कैन वेरी वेल गो अहेड विद दैट MIS। ठीक है, तो उससे कम्युनिकेशन फ्लो ही तो बनता है आपका। मुझे किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, मेरे पास में आप लोगों का पूरा डाटा पड़ा हुआ है, तो जितना रिक्वायर्ड होगा मैं उस डिपार्टमेंट को उतना वहां से दे दूंगी, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज अ प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर। हाँ जी, एनीवन? इन्होंने एक ही पॉइंट को ये बार बार वो कर रहे हैं कि जब हमारे पास में सब कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी कि ये चीज हमने प्लान करनी है, ये चीज क्लियर कंट्रोल करनी है, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। अगर प्री डिफाइंड होगा तो जैसे मतलब लिखा हुआ है सब चीजें आपके पास में, तो आप सीधा उसको वो चिट दे देंगे कि दिस इज अ थिंग विच यू नीड टू डू एंड दिस इज अ थिंग विच यू नीड टू डू। ठीक है, अगर आपके लेवल पर ही वो प्लानिंग वाला पार्ट क्लियर नहीं होगा तो आप डिसेंट्रलाइज क्या करेंगे? प्लानिंग के साथ में, क्योंकि दूसरा वर्ड हमेशा कंट्रोल साथ में आता है, क्योंकि प्लानिंग एंड कंट्रोल गोज हैंड बाय हैंड, सो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन बोथ द वर्ड्स ओवर हियर, दैट इज अ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोल। अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट है, और आपको ये पता है कि किस चीज को आप आगे डेलीगेट कर सकते हैं, देन बट ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइजेशन इज बेटर। जहां खुद आपको ही नहीं पता कि अब मुझे आगे क्या करना है, अगर वहीं पर ही आके हमारे पास में मेन पॉइंट आ जाता है, देन इन दैट केस तो मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे आगे क्या डेलीगेट करना है, तो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा? तो अगर वो वाले पार्ट नहीं होगा तो कंट्रोल वाला पार्ट भी वहां पर नहीं हो पाता। जहां पर प्लानिंग आपकी क्लियर कट है, बिल्कुल सही है, जहां पर आपको ये पता है कि क्या चीज डेलीगेट करनी है, कब करनी है, कैसे करना है, देन इन दैट केस डिसेंट्रलाइजेशन वर्क्स बेटर। और जहां पर आपको ये सब चीजें नहीं पता कि अभी हम सोचने में है, थिंकिंग प्रोसेस में है, देन इन दैट केस सेंट्रलाइजेशन इज ऑलवेज बेटर।
नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सिचुएशन, जहां पर आपके पास में सिचुएशन है, कुछ बिजनेस की कंडीशन ऐसी है या मार्केट की कंडीशन ऐसी है, तो मेजर डिसीजंस हैव ऑलवेज बीन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अब किसी और के जिम्मे वो वाली चीज नहीं छोड़ सकती है ना, या टॉप मैनेजमेंट भी किसी और को कह सकती है? नो मैम। टॉप मैनेजमेंट इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस दिन टॉप मैनेजमेंट अपना काम करना बंद कर देगी, उस दिन ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं वहां पर जो होता है हमारे पास में सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, बिल्कुल टॉप लेवल पर वो सारे के सारे अपना काम खुद ही करते हैं। या अगर सिचुएशन ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज जस्ट नॉर्मल और इट कैन बी अंडर कंट्रोल, तो जो है हम हमारी अथॉरिटी को या काम को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास में 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोगों की बुक में ये 10 ही है या कुछ और भी है? यस मैम 10 ही है। नो मैम 10। जी, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है पर्पसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये मोरलेस जो हमने अभी करा है उसी से ही हम रिलेटेड कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट पर्सनल लीडरशिप। अब सेंट्रलाइजेशन किस लिए जरूरी होती है बताइए? अभी जो हमने ऊपर अभी जितने भी हमने मोरलेस पॉइंट्स करे हैं उसमें से भी हम सेंट्रलाइजेशन के पॉइंट्स निकाल लिए थे हमने। हर एक जगह में हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को दोनों को अलग अलग से डिस्कस किया है ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन करते क्यों है? सेंट्रलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम अच्छे से चले। ठीक है, when we know that we are the expert in our field, when the top management knows and when they want to have everything in their own hands, जब टॉप मैनेजमेंट सब कुछ अपने पास में डिसीजन मेकिंग वगैरह रखना चाहती है तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन चलता है। ठीक है, और या फिर उनको ये लगता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को डेलीगेट करेंगे तो हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल और इंडिविजुअल गोल कहीं आपस में क्लैश ना कर जाए, तो कुछ एक ऐसे पार्ट्स होते हैं वहां पर दे ऑलवेज फील कि हमारे पास में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। The last point that has been given is the efficiency, but of course centralization होगा जब एक ही इंसान ने काम करना है, उसे पता है कि मैंने ही काम करना है, तो वहां पर वो अपने ही हिसाब से उतनी ही जल्दी काम करेगा। ये हम जनरल सेंस में भी बात यूज करते हैं कि जो चीज हमें अपने हाथ से करनी है वी विल डू इट ASAP, और जब हमें पता है व्हेन वी बिकम डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन कि हाँ जी उसने भी करना है, तो हम एक तरीके से बंद जाते हैं। तो ये वही वाली चीज सेंट्रलाइजेशन के केस में भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, यस। हाँ जी। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्टिव करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? यस, अब इसमें आप क्या करिए, ये जो मैंने ऊपर 10 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन, इसका आंसर मत देखिए। ये जो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन की कंडीशंस लिखी हैं, कैन यू पीपल, बिकॉज वो 10 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या आप पहले वाले 10 पॉइंट्स में से मुझे पिक करके पॉइंट्स बता सकते हैं? Do not look at the answer of this particular thing which has been given, effective decentralization. आप लोगों को what I want कि एक टॉपिक का बेस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जो कि अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन का हो गया है उससे रिलेटेड आपने पॉइंट्स पढ़ लिए। डिसेंट्रलाइजेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है सेंट्रलाइजेशन। अगर एक टॉपिक क्लियर है तो उसके आगे पीछे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। ठीक है, अलग अलग आंसर की तरफ में मत जाइए बेशक से आप। इसमें जो कंडीशंस बोली हुई हैं, इनिशियल जो 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हीं में से प्लीज पॉइंट पिक करके मुझे बताइए कि व्हाट कैन बी द कंडीशंस जहां पर हम ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव रहा, या उसको इफेक्टिव करने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। जी बताइए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं किस बारे में बात कर रही मैम हूँ। कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। माय क्वेश्चन है कि effective decentralization requires the fulfillment of few conditions. डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव तब होता है जब कुछ एक कंडीशंस जो हैं वो होंगी, तभी डिसेंट्रलाइजेशन ठीक से होगा। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है ऑलरेडी, तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, सारी चीजें पहले से ही प्लान की हुई है, प्लानिंग की हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यस, वेरी गुड। फर्स्ट कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। बीच में से नहीं, फर्स्ट पॉइंट देखिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन में साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमारे पास में साइज उसका बड़ा है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है। अगर हमें उसको इफेक्टिव करना है, डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्टिव रखना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ठीक है ना, और साइज जो हो वो विद इन द कंट्रोल भी होना चाहिए, तभी तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन भी एक तरीके से इफेक्टिव होगा। यस मैम, लार्ज होना चाहिए यस साइज मैम। ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि स्मॉल वाले में तो हमने पढ़ा था ना, हम सेंट्रलाइजेशन ले लेंगे जहां पे 4 या 5 एम्प्लॉयज होंगे। यस मैम। ऑपरेशंस अगर आपके यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि ऑपरेशंस अगर आपके ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड हैं, तो उस केस में आपके पास में डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव कहाँ होगा? जहां पर आपका ज्योग्राफिकली लोकेशन जो है वो स्कैटर्ड है, वहां पर आपका डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव होगा। डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जहां पर आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, वहां पर आपका डाइवर्सिफिकेशन जो होगा वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, जहां पर आपको बहुत ज्यादा सॉरी डाइवर्सिफिकेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इफेक्टिव रहेगा। जहां पर आपको ये लगता है कि आपके पर्सनल जो हैं, आपके एग्जीक्यूटिव जो हैं, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इनफ टू हैंडल द थिंग्स ऑफ देयर ओन, तब उस केस में आप क्या करोगे? आप अथॉरिटी अपनी डेलीगेट कर दोगे, वहां पर भी डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव होगा। आप अपने पास में फंक्शंस देखेंगे, जो मेन प्लानिंग वाला है वो आप अपने पास में रखेंगे। उस केस में क्या होगा कि उतने वाले पार्ट में भी आपके पास में प्लानिंग अगर आपने पहले ठीक ढंग से करी हुई है, उस केस में आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना इजी रहता है। अगर प्लानिंग आपने पहले ठीक ढंग से नहीं करी हुई तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं देयर आर द लूप होल्स इनटू दैट, तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। सो वी नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। कॉम्प्लेक्स अगर सिचुएशन है तो हमारे पास में हमेशा बेहतर रहता है कि हम बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो सेंट्रलाइज कर लेते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में डिसीजन मेकिंग को, और अगर हमें लगता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ा सा 10-20% ऊपर नीचे है, तब उस सिनेरियो में हम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब इसी में ही इन्होंने 5 पॉइंट्स कर रखे हैं, हमने ये जो ऊपर वाले 10 पॉइंट्स थे उसी के ही कंटेक्स्ट में हमने इन पॉइंट्स को और ऐड ऑन कर दिया है। यू कैन वेरी वेल राइट ऑन 1 2 3 वगैरह करके आप इसमें पॉइंट्स और ऐड अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में एक अच्छा टॉपिक होता है। यस, पढ़ा हुआ है पहले स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? यस मैम। क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? मैम कि कितने सुबॉर्डिनेट्स कितने सुपीरियर्स के अंदर कंट्रोल्ड हैं। कंट्रोल होने चाहिए, कंट्रोल है नहीं, कंट्रोल होने चाहिए, सो एज टू हैव अ इफेक्टिव वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज पहले ही डिसाइड होती है, ठीक है। एक स्पैन ऑफ सुपीरियर मैनेजमेंट, के अंडर, हाँ जी, एक मैम सुपीरियर एक के, सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट होते हैं? हाँ जी, तो वो जो नंबर्स होता है, क्यों ये वाली चीज को हम पहले क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि सुपीरियर के पास में भी तो अपना भी तो काम है ना जो उसे करना है। वो हर समय सिर्फ ये नहीं कर सकता ना कि अपने पास में जितने भी सबऑर्डिनेट है उनको काम सिखाता रहे या उनका काम देखता रहे। एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, उसको अपने लेवल के काम भी करने हैं। यस, और अगर उसके पास में उसको जूनियर्स दिए हुए हैं तो ही इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ दोज जूनियर्स ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों काम आ जाते हैं उसके पास में, एंड ही नीड टू एक्सेल इन बोथ ऑफ दैट, ठीक है। वो एकदम खड़े होके ये नहीं बोल सकता कि आपने मेरे सिर पे ये काम दे रखा है या मेरे पास में इतने जूनियर्स है, नहीं। तो एक हम दोनों चीज में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि उसे अपना काम भी करना है और जूनियर्स का भी काम के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल, एक बैलेंस बनाने के लिए देयर वाज अ कंसेप्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट वाज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट को कितना स्पैन, स्पैन का मतलब, स्पैन इज बेसिकली अ वर्ड व्हिच वी यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ एरिया, कितना मैनेजमेंट का एरिया जो है उसके लिए हम ब्रॉड कर सकते हैं, जिसमें एक सुपीरियर जो है वो अपने जूनियर्स को कितने लेवल तक संभाल सकता है, 2 को संभाल सकता है, 3 को संभाल सकता है, 10 को संभाल सकता है, ये उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के दूसरा ये जो अदर नेम्स हैं ये प्लीज आपको अच्छे से याद रखने हैं। दोज आर द स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ सुपरविजन एंड स्पैन ऑफ अथॉरिटी। ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखने होंगे, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, इट सेज दैट इट रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल लिमिट ऑफ सबऑर्डिनेट। ये नंबर की फॉर्म में आता है। आप ज्यादा सबऑर्डिनेट, ज्यादा जूनियर देख लेना या कम जूनियर देख लेना, ये वाला वर्ड नहीं होता। इट इज लाइक कि आपके पास में 5 जूनियर्स होंगे या आपके पास में 10 जूनियर्स होंगे, सम नंबर वुड बी देयर, ठीक है, टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल सुपरवाइजर। एक के पास में कितने उसके पास में सबऑर्डिनेट्स या जूनियर्स होंगे,
ठीक है, लिखिए प्लीज। दिस थिंग वाज गिवन बाय ग्रेकुनस। इन्होंने यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बात करी है। दैट इज देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अ रिलेशनशिप जिसके बारे में बात करी है। वन इज अ डायरेक्ट, द अदर वन इज अ क्रॉस, द थर्ड वन इज द ग्रुप। तो आप ऐसा करिए, एक छोटा सा ट्राइंगल टाइप्स बना लीजिए। ट्राइंगल में सबसे टॉप पर लिखिए ए एंड नीचे में लिख दीजिए बी एंड सी। ए ऑन द टॉप ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पर ए, बी एंड दिस इज सी। ठीक है, ए क्या है? ए जो है वो सुपीरियर है, उसके पास में यहाँ पर 2, उसके पास में जूनियर है बी एंड सी। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ अ रिलेशनशिप्स, जो कि एक उसके पास में अगर सिंपल 2 जूनियर्स बी हैं तब भी कितने रिलेशनशिप्स उसको उसके साथ में उस एक पर्टिकुलर सिंगल ट्राइंगल में भी मेंटेन करके रखने पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। यस, डायरेक्ट रिलेशनशिप, उसके बाद में नीचे लिखिए डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप। डायरेक्ट जो उसका और 1 to 1 उसका रिलेशनशिप चल रहा है। आपने लिख लिया ए, बी एंड सी लिख लिया? यस मैम। ठीक है, अब ए का किस किस के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है? ए ऐसे डैश करके लिखे, ए डैश बी, ए का बी के साथ रिलेशन है, और ए डैश सी, ए का सी के साथ रिलेशन है। ये आगे 2 डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसके आगे मैं मार्क करके लिख लीजिए 2 डायरेक्ट रिलेशनशिप्स आ गए इसके पास। डन? यस मैम, डन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्रॉस। क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब है ये जो 2 सबऑर्डिनेट है बी एंड सी, ये लोग ऐसा तो नहीं है ना कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अगर ये दोनों की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है या उन दोनों की किसी बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, ह्यूमन नेचर है, नहीं बनती, फिर उस चीज का फर्क क्या उनके काम पे पड़ेगा? यस, पड़ेगा। तो इन दोनों का रिलेशन बीइंग बी एंड सी, इन दोनों का भी आपस में एक रिलेशनशिप होता है जो कि सुपीरियर को देखना पड़ता है कि उन दोनों के बीच में भी अच्छी इक्वेशन चले। तो क्रॉस रिलेशनशिप में हमारे पास में क्या आ जाता है? बी टू सी एंड सी टू बी, इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्रॉस रिलेशनशिप। यस मैम। तो दिस इज क्रॉस 2 रिलेशनशिप आ गया क्रॉस। थर्ड है ग्रुप रिलेशनशिप। ग्रुप रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? ए और बी का रिलेशनशिप, उन दोनों के रिलेशनशिप को संभालना इन द प्रेजेंस ऑफ सी। ए और बी का इन द प्रेजेंस ऑफ सी, मतलब अगर एक काम है, एक सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में कर रहा है, ठीक है, तो बात तो वो एक से कर रहा है और दूसरे को आके कहेगा कि हाँ जी तुम भी खड़े हो जाओ, एटलीस्ट बात को सुन तो लो कि बात हो क्या रही है, क्योंकि उसी एरिया में ही तो काम होना है ना, उन तीनों से रिलेटेड ही तो है ना काम। ठीक है, तो ए एंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ सी। मैम एक बार रिपीट करना। ये है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। ग्रुप रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। ए बी इन प्रेजेंस ऑफ सी। यस। और दूसरा है ए सी इन प्रेजेंस ऑफ बी। हो गया मैम। तो इसमें ये कितना आया? अब एक अगर मैं सुपीरियर के हिसाब से देखूं, ए के हिसाब से देखूं, तो वो इस समय कितने रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है? ही इज मेंटेनिंग 6 रिलेशनशिप, 2 + 2 + 2, उस अपने पास में 6 रिलेशनशिप मेंटेन करके रख रहा है, उसको इन 6 तरीके के रिलेशनशिप को संभाल के रखना है। ठीक है, तो अब सिंगल अगर उसके पास में 2 सबऑर्डिनेट हैं तो उसके पास में काम आ जाता है 6 रिलेशनशिप को संभालने का। उसी तरीके से जब हम यहाँ, हाँ जी बोलिए। मैम 4 करेगा ना, क्योंकि सिंगल क्रॉस में तो बी और ग्रुप सी को, है। लेकिन 6 उनके करेगा मैंने 6। वही, वो उन दोनों का रिलेशनशिप भी तो ठीक रहना चाहिए ना। अगर एक बात बताइए, उन दोनों में लड़ाई हो रही है तो उसका इफेक्ट काम पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? काम पे पड़ेगा। और अगर उन दोनों में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वेयर वुड दे गो? वो अपने सीनियर के पास ही तो जाएंगे कि सर हम दोनों में ये प्रॉब्लम है, देखो ये ऐसे कर रहा है तो वो वैसे कर रहा है। ऐसा भी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में।
तो कौन संभालेगा उस चीज को? वो टॉप लेवल के पास तो जाएंगे नहीं ना, वो अपने ही तो सुपीरियर के पास में जाएंगे। तो ए यस। को तो वो भी देखना है ना। ओके मैम। और बड़े लेवल पर, जब आप बड़े लेवल पर जाते हैं ना, ये वाली जो चीज, जैसे मैं डायलॉग आपको बोलूँ ये ऐसे कर रहा है वो वैसे कर रहा है, आप ये मत सोचिए कि ये छोटे लेवल पर ही होता है। जब आप बड़े लेवल पर जाते हैं तो बोली यही बातें जाती हैं, थोड़े से रिफाइंड वे में बोल देते हैं, लेकिन बोलते यही है कि वो ऐसे कर रहा है और वो ऐसे कर रहा है, वो मुझे ये नहीं करने दे रहा और वो मुझे वो नहीं करने दे रहा। ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, यस। तो ये आपके पास में कितने रिलेशनशिप हो गए एक सुपीरियर को संभालने के लिए? ही नीड टू मेंटेन दीज 6 रिलेशनशिप। अब इसका जो फॉर्मूला है, इट हैज बीन गिवन ओवर हियर। ये जो मैंने आपको बताया है, एक छोटा सा एग्जांपल देख के बताया है कि कितने उसको रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, उसके पास में n है। नंबर ऑफ क्रॉस रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है n-1। नंबर ऑफ अ ग्रुप रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है n-2n माइनस, ये फॉर्मूला कुछ गलत है ग्रुप रिलेशनशिप का, वेट अ सेकेंड। ग्रुप रिलेशनशिप का फॉर्मूला ये हटा दीजिए प्लीज इसमें से, ये फॉर्मूला कुछ गलत है। इसके बाद में लिख लीजिए एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ अ रिलेशनशिप का फॉर्मूला लिख लीजिए। ये भी इन्होंने डिवाइड करके, ये डिवाइड करके दिया हुआ है, ये पता चल रहा है n फुल ब्रैकेट 2n। ये n जो होता है ये रेस टू द पावर की तरीके से होता है। मैथ्स में अगर आपको याद हो तो रेस टू द पावर करते थे ना हम, एक नंबर लिखते थे और उसके ऊपर राइट हैंड साइड में छोटा सा करके एक नंबर जो लिखते थे, 2 रेस टू द पावर 3 2 की कैसे पावर लिखते हैं? 2 की पावर हाँ n। जी, तो इसमें 2 2 की की पावर पावर n की तरीके से लिखा जाएगा। इसको अलग से लिख लीजिए प्लीज, ये इन्होंने साथ में n लिख दिया है, इट इज शोइंग द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये उसका पावर है। 2 रेस टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2, 2 रेस टू द पावर n, उसको फिर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इन ब्रैकेट n-1। ठीक है, ठीक है। मैम इसका एक क्या बार रिपीट मतलब? कर दो। मैं एक मिनट लिख देती हूँ, वेट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट डाउन समवेयर। एक मिनट मैं लिख के एक मिनट आपको देती हूँ। n2n raised to the power n2 plus n-1। इसे दिखेगा या नहीं? इज इट विजिबल? नो, नहीं, मैम अभी भी नहीं दिख रहा। देखो मेरे को कैमरे को ओपन करना पड़ेगा, वेट 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 वेट। यस, इज इट विजिबल ना? यस मैम। मैंने बुक में ही नीचे लिख लिया है। ये है n द फुल बिग ब्रैकेट 2 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n-1। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। n इज व्हाट? n इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। एक वो कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं पॉइंट। देखिए प्लीज, इफ अ सुपीरियर, if a superior has 5 subordinates,
बुक में ही लिख लीजिएगा, जो ऊपर इतना सा मार्जिन है उसमें भी लिख सकते हैं। इफ अ सुपीरियर हैज 5 सबऑर्डिनेट्स, तो n कितना हुआ यहाँ पर? 5। देन the number of relationships which he has to control is, अब वो फॉर्मूला लिखिए जो n 2 रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला लगाया है, उसमें 5 वैल्यू पुट करके देखिए, बिकॉज n द वैल्यू ऑफ n इज 5 है। कैलकुलेट करके मुझे बताइए नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स कितना आ रहा है? 100। तो एक अगर उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 5 सबऑर्डिनेट भी हैं, तो मोर और लेस उसको कितने रिलेशनशिप आपस में मेंटेन करके रखने पड़ रहे हैं? उसको 100 रिलेशनशिप्स एक तरीके से मेंटेन करके रखने पड़ रहे हैं। ये 100 ना दिखने में ऐसे लग रहा है कि 100, बट एक जब हमारे पास में सुपीरियर होता है तो 5 तो एक तरीके से काफी कम नंबर होता है। इस लेवल पर आके, जो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, इस लेवल पर आके लोगों के पास में एक तो देखिए 2 तरीके की स्किल होती है। वन इज अ टेक्निकल मतलब आप अपना काम करने में कितने अच्छे हैं। सेकंड इज द मैनेजमेंट स्किल, जो कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है। आपको मैनेजमेंट क्यों सिखाया जा रहा है? मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप एक पर्टिकुलर लेवल पर होते हैं, तो आपको सिर्फ अपने काम में तो एक्सपर्ट होना ही चाहिए, प्लस यू शुड बी एक्सपर्ट इन डीलिंग विद द पीपल। आपको लोगों से डील करना भी आना चाहिए। अगर एक इंसान सिर्फ अपने काम में ही एक्सपर्ट है लेकिन उसको लोगों को डील करना नहीं आता, ही कैन नेवर बी अ मैनेजर। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको आगे जाके एक मैनेजरियल लेवल पर काम करना है, तो ये सेकंड वाला काम भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। पीपल डीलिंग, मैनेजमेंट, दिस इज वेरी मच अ रिक्वायरमेंट नाउअडेज। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको संभालनी है, और इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर। 5 तो बहुत ही कम नंबर है। एक अच्छी जो जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पे 10 या 15 आपके पास में जूनियर्स होते हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता है एक सुपीरियर के ऊपर कि उसे अपना काम भी करना है, प्लस में उसे ये सब चीजें भी देखनी है। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। यस मैम। आप लोगों को भी एज ऑन इंडिविजुअल बेसिस भी, मैं प्लीज आई एम गिविंग यू अ सजेशन, अपने आप में ये जो ह्यूमन के साथ में एक रिलेशनशिप या उसको मैनेज करने का जो तरीका होता है, उसको धीरे धीरे करके वो चीज सीखिए आप। ठीक है, वो आपके लिए ही फर्दर बेटर रहेगा। सो द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम काफी बार पढ़ चुके हुए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? Responsibility is the duty to which the person is bound by the person of his status or task. Such responsibility implies the compliance with the directives of the person making the initial delegation. Compliance मतलब मानना किस चीज को, जो डायरेक्शंस उसको दी गई हैं। अथॉरिटी आती है तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली द ड्यूटी। नाउ you got the authority, very good. Now what is the thing? Now you have the duty to perform that particular task. Performance or the duty to perform that particular task come under the criteria of the responsibility. ये तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आपके पास में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको उन डायरेक्शंस पर काम करना है जो डायरेक्शंस आपको हाई लेवल से मिली हैं। उन्हीं डायरेक्शंस को ध्यान में रख के आपको यहाँ पर काम करने हैं। ठीक है, इसके बाद में कोई और डेफिनेशन? यस, द नेक्स्ट इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिल गया? इसी के बाद में ही नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास में 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 9 ही है। हाँ जी, चलिए। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू ह्यूमन बीइंग ओनली, बट ऑफ कोर्स अब आप अथॉरिटी भी तो ह्यूमन बीइंग को ही देते हैं। ठीक है, आप किसी मतलब टेबल चेयर है नॉन लिविंग थिंग को तो आप देते ही नहीं है। तो लिविंग थिंग्स को ही जब आप अथॉरिटी देंगे तो बट ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ दैट
living being only. This is quite a normal thing. Next, responsibility arise from the superior subordinate relationship. Responsibility word आप जहां पर भी पढ़ेंगे आपको अपने माइंड में क्या रखना है, वर्ड अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी आएगी तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बीच में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन जो आपको काम दिया है, सुपीरियर ने जो सबॉर्डिनेट को काम दिया है, तो सबॉर्डिनेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी सुपीरियर, तो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर की तरफ में है। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन होता है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है, ठीक है। यस यस मैम। यस मैम। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन, कॉन्टिन्यूशन में चलता रहता है। जैसे अथॉरिटी एक बार दी, टिल द टाइम दैट पर्टिकुलर टास्क इज नॉट कंप्लीटेड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खत्म नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिफाइंड, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपकी डिफाइन करा जाता है। जब हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, तो इमीडिएटली जब आपको वो काम करने को दिया जाता है तो व्हाट एग्जैक्टली कम्स इन योर माइंड कि मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से जब हमारे पास में प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है तो हम उसको कहते हैं कि इससे हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट हो गई है, कि अब जो बस जिस बंदे को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं उसको अपना काम जो है वो बिल्कुल क्लियर कट पता है, इन टर्म्स उसको पता है कि मुझे अब क्या क्या करना है, लाइक द वे दे हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शंस कि मुझे क्या काम करना है, इन टर्म्स ऑफ अ टारगेट कि कौन सा टारगेट अचीव करना है या कौन सा गोल अचीव करना है, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट डे जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तब आपको सारे के सारा डिफाइन कर देते हैं, या अगर आप बिल्कुल लो लेवल पर, कोई भी इंसान जो बिल्कुल लो लेवल पर जा रहा है उसको पता है कि मेरे से तो यही एक्सपेक्ट किया जाएगा, नॉट मोर देन दैट। सपोज समवन इज अपॉइंटेड एज अ स्वीपर, तो ही नोज हिज टास्क कि उसको पता है, बट व्हेन समवन इज अपॉइंटेड इन द लोअर लेवल और मिडिल लेवल और द टॉप लेवल, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये प्रॉपरली डिफाइंड होती हैं वर्ड बाय वर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द डेजिग्नेशन जिस चीज पर आप जा रहे हैं, ठीक है। The next is the essence of a responsibility is the obligation of the subordinate. अब जब हमने उसको अथॉरिटी दे दी या काम करने के लिए दिया है तो अब ये जो सबॉर्डिनेट है या जूनियर है अब ये उसका ऑब्लिगेशन बनता है, ऑब्लिगेशन मतलब ये उसके पार्ट पे डेफिनेट बनता है कि वो अब उस चीज को करे ही करे, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क, परफॉर्मेंस एज वेल एज द नॉन परफॉर्मेंस, होगा तब भी वही जिम्मेवार है, नहीं होगा तब भी वही जिम्मेवार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम हिंदी में जिम्मेवारी कहते हैं ना, हाँ या ना? यस मैम। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ डेरिवेटिव ऑफ अथॉरिटी। डेरिवेटिव ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है, अथॉरिटी से ही डिराइव होती है, निकाली गई है, अथॉरिटी आएगी तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। दोनों चीजें इकट्ठे चलती हैं, और अगर मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मुझे कुछ ना कुछ अथॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए ना, ताकि मैं रिसोर्सेज को यूज कर सकूं। अथॉरिटी आपको किस लिए दी जाती है, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए ही तो दी जाती है। मैं आपको 10 काम दे दूं कि ये आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको एक बार भी ये एक मनी एज अ रिसोर्स यूज करने के लिए आपको अथॉरिटी दूं ही ना, कि हाँ जी आप 10,000 मनी 10,000 रुपीज तक आप एक्सपेंस कर सकते हैं या 20,000 तक कर सकते हैं, तो यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म योर द टास्क विच हैज बीन असाइन टू यू, ठीक है। तो अथॉरिटी से ही आपके पास में जब आपके पास में अथॉरिटी आती है तो उसके साथ में ही फिर उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब वो सिर्फ आप तक रहेगी, अब आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। यस, कैन एनीवन टेल मी दिस पॉइंट? रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खुद परफॉर्म करनी होती है ना, किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसे मिली हुई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी डेलीगेट होके। उसके पास में जूनियर्स है नहीं है या ये वो कर नहीं सकता? मैम वो तो कर नहीं सकता ना उस क्योंकि नहीं देखिए वो आगे कर भी दे, नहीं लिसन, जैसे मुझे मेरे सुपीरियर्स ने कोई काम दिया है, ठीक है, वो काम मैं आगे करने के लिए बोल सकती हूँ कि ये काम अभी मेरे से नहीं हो रहा, वो तुम कर दो, काम को मैं डेलीगेट कर सकती हूँ, बट एट द एंड हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, आई एम द वन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल even though that actual work is being done by my junior। काम को मैं अभी भी डेलीगेट कर सकती हूँ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी डेलीगेट नहीं होगी,
रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल अभी भी मैं ही हूं। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अथॉरिटी कैसे आ रही है? सुपीरियर टू जूनियर आ रही है, सबॉर्डिनेट आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर जा रही है। उसकी आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाती है, बिकॉज आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टास्क। और मैं किसको आंसरेबल हूँ? मैं अपने से जूनियर को तो नहीं बताऊंगी ना कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, या गलत हुआ या क्या हुआ। वो मैं किसके लिए आंसरेबल हूँ? व्हेन आई वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माय बॉस, और उसको फिर मैं जब बता रही हूँ, तो दैट मीन्स आई एम द वन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। द पर्सन हु एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? आंसरेबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी अराइजेस आउट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द टू गो टुगेदर। जब आपके पास में किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो यू आर द वन हु वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल भी आप ही होंगे। ऐसा नहीं है कि काम मैंने आपको दिया करने के लिए और मैं किसी और को पकड़ूं कि हाँ जी तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये हमारे पास में 9 पॉइंट्स हैं विच आर देयर एज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट इज management can use the various techniques to define the responsibility as to actively involve the members of the organization in the coordination effort. दो तरीके की टेक्निक्स हमारे पास में यहाँ पे लिखी हुई है। द नंबर वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग, द नंबर टू इज द रोल नेगोशिएशन। हाँ जी, दो तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करती हैं, या किस किस दो टेक्निक्स हैं जिस तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चल सकती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग, एज द नेम सजेस्ट, चार्ट कर दो उसको कि ये इसके पास में अब ये जूनियर्स हैं, इनके इस लेवल पर। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंसान इस लेवल पर अपॉइंट होता है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ थिंग विच इज बीन अटैच टू, हम जैसे कहते हैं ना, एक कुर्सी के साथ में अटैच है। अगर आप एएम है तो उस एक पर्टिकुलर पोजीशन के साथ में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच होगी, और अगर आप एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव हैं तो उस एक पर्टिकुलर कुर्सी के साथ में, उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच होगी। चाहे आप उस पर एबीसी पर्सन बैठे या XYZ पर्सन बैठे, वो उसका बन जाता है वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेन डिफाइंड कि वो कौन से डेजिग्नेशन पर है, उसी के साथ में डिफाइन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट इज अ नाइस वे ऑफ समराइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टास्क एंड द परफॉर्मर, कि क्या काम है और किसने उसे परफॉर्म करना है। ठीक है। द चार्ट लिस्ट द एक्टिविटीज दैट आर कॉम्प्लिकेटेड और द डिसीजन दैट मस्ट बी मेड एंड द इंडिविजुअल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ देम। यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक फ्लो चार्ट, पता है मैथ्स में हम फ्लो चार्ट करते थे, यस मैथ्स का मैम। फ्लो चार्ट याद है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन करते थे। उसी तरीके से जब एक ऑर्गेनाइजेशन, जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उसके स्टार्टिंग में कुछ एक बुक्स बनती हैं, तो उसमें जब हम डेजिग्नेशन वाइज लिखते हैं ना, हमारे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चेन क्या रहेगी, चेन ऑफ अ कमांड क्या रहेगा, वहां पर हम उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच कर देते हैं। हम उसको कहते हैं कि इस लेवल पर, इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे 10 DM चाहिए, और उसके बाद 5 DM चाहिए और 10 AM चाहिए। DM इज डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, इस तरीके से चाहिए। आपने नंबर्स डिफाइन कर दिए उनको कि मुझे 10 चाहिए। अब इस पोजीशन पर जो भी आएगा ये उसका काम होगा जो कि उसे करना है। अच्छा रहता है पहले ही हम पूरा का पूरा डिफाइन करके रहें। अब उस पर जो भी इंसान आएगा हम उसको पहले ये बता देंगे कि देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर कट डेफिनेशन मिल गई उसे, अब उसे किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियरली रिटन, और उसको उसी तरीके से उसे कम्युनिकेट कर दिया जाता है। क्लियर? क्लियर? यस मैम। इसमें डेजिग्नेशन वर्ड भी ऐड कर लीजिए साथ में। इंडिविजुअल, देखिए डेजिग्नेशन के साथ में अब जो उस पर इंडिविजुअल बैठेगा, अब मैं पर्टिकुलर चेयर को तो नहीं बोल सकती ना, बार बार AM करके तो नहीं बोलूंगी ना। अब जो बंदा बैठेगा मैं उसी को ही तो रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी ना। लेकिन वो वाली चीज कहाँ से आती है? विद द डेजिग्नेशन विच यू आर होल्डिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिए प्लीज इसे, ये डेजिग्नेशन वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे नहीं लिख रखा। कौन से 4 रोल इंपॉर्टेंट होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग में? द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी। हर एक जो इंडिविजुअल है वो अपने डिसीजंस के लिए ही इज द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। द इंडिविजुअल मस्ट अप्रूव द एक्टिविटी। अब
अगर मेरे पास में है वो एक्टिविटी, जो एक काम मेरे पास में है और मैंने उस काम को आगे दे दिया करने के लिए, मेरा जो सुपीरियर है उसने मुझे काम दिया, ठीक है, और मैंने अपने आगे जूनियर को दे दिया, विच इज क्वाइट कॉमन। लेकिन जब मैंने अपने जूनियर को दिया तो मैंने भी एक तरीके से उसे अप्रूव किया ना, या मेरे सुपीरियर ने जब मुझे दिया तो उसने भी एक तरीके से अप्रूव किया ना, अपने सुपीरियर से उससे कंसल्ट करके कि हाँ जी क्या मैं ये अपनी अथॉरिटी आगे दे सकती हूँ। तो उसी तरीके से जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग कर रहे हैं तो हर तरीके के एक्टिविटी या डिसीजन जो होते हैं दो शुड बी अप्रूव्ड, प्रॉपर्ली अप्रूव होते हैं। इंडिविजुअल मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी और मेकिंग द डिसीजन। कोई भी तरीके के डिसीजंस वगैरह होते हैं उसको कंप्लीट का जो 6 स्टैंप लगता है कि काम कंप्लीट हो गया, वो जो एक स्टैंप लगता है उससे पहले बट ऑफ कोर्स ही विल कंसल्ट विद हिज सुपीरियर, उनसे तो बात करेगा ना, तभी तो वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट माना जाएगा। द इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म अबाउट द एक्टिविटी और द डिसीजन। अब कोई मैंने अपना काम अपने जूनियर को दिया है, अब वो कुछ भी काम करेगा, कुछ अगर मेजर डिसीजन लेगा अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर वर्क, ही नीड टू इन्फॉर्म मी कि देखिए मैंने आपने मुझे ये काम कहा था तो अब मैंने ये वाला काम किया है। उसको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है कि वो क्या क्या काम कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग में हम बेसिकली उसके डेजिग्नेशंस के साथ में उस इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एंड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्रॉपरली डिफाइंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर डिफाइन होने से वर्किंग जो होती है वो काफी इजी हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द रोल नेगोशिएशन। रोल नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है, बिल्कुल हमने अगेन इसमें हम 1 सेकेंड, ये वाला जो आपका पॉइंट है रिस्पॉन्स, ये रोल नेगोशिएशन वाला पॉइंट, दिस इज अगेन रोल को नेगोशिएट करना, मतलब कि आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल पर लोग हैं उनको क्या क्या काम करना है वो अगेन आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से जैसे कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग में करा, मोर और लेस यहाँ पर वही वाली चीज है कि हम अब आपको ये वाला काम दे रहे हैं और आपने ये हमें काम करके देना है। इट इज मोर और लेस द सेम थिंग, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, बट इन्होंने 1 और 2 पॉइंट करके उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। इट टॉक्स अबाउट रोल नेगोशिएशन इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट कैन सप्लीमेंट द यूज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग, मतलब ये उसके साथ में ही चलता है। if used properly it can lead to the clear definition of a task and the responsibilities associated with them। इसको आपके पास में अगर अच्छे तरीके से इसको यूज किया जाए तो ये आपका टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो और ज्यादा क्लियर कट तरीके से डिफाइन कर देते हैं। बेसिक इसमें क्या है टेक्निक में, nobody gets anything without promising something in exchange। हमें अगर आप मैं कहूं कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, 4-5 लोग जब एक ऑर्गेनाइजेशन में खड़े हुए होते हैं, एक उनको भी अपना एक मैंने आपको कहा था ना कि उनको भी अपना प्रमोशन और इंक्रीमेंट चाहिए होता है। देयर आर द फ्यू पीपल जो कि अगर सुपीरियर कोई काम दे रहा होता है, अगर 10 लोग खड़े हैं तो उसमें से 1-2 लोग होते हैं वो जो पीछे हटने वाले होते हैं, कुछ एक लोग होते हैं जो आगे बढ़ के कहते हैं कि मुझे ये काम करना है। जब वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे ये काम करना होता है, सो दैट मीन्स दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, वो काम अच्छे से करेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट जो बाकी 8 लोग हैं, क्या उनको और उन लोगों को सेम प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे? नो। वो जो 2 लोग जो कि अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, हु हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ प्रॉपर वे, उनको अच्छे से प्रमोशन और इंक्रीमेंट वगैरह मिलती है। मोस्ट ऑफ द पीपल कम इन द कैटेगरी ऑफ दोस 8 पीपल, और कुछ एक लोग जो होते हैं वो उन 2 लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो हेयर व्हाट दे आर सेइंग इन दिस कि जब भी आपके जो सुपीरियर वगैरह होते हैं, व्हेन दे आर असाइनिंग द टास्क, तो आप उसको कितना ऑफर कर पा रहे हैं, अपने सीनियर को कितना ऑफर कर पा रहे हैं, यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है। Organizational members meet at the periodical interval to list the rededication of the task so that the coordination जो हो वो maximum हो सके, आपस में पूरा का पूरा वो काम जो है वो अच्छे से हो सके। यहाँ पर just इसी के बारे में ही बात करी गई है। The last, I believe that it is the last topic, authority, responsibility and accountability। हाँ जी, ये तीनों की तीनों चीजें तो हमने पढ़ ली हुई हैं ऑलरेडी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों की तीनों डेफिनेशंस हो चुकी हुई हैं। अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन एक हमारी रह गई है। अथॉरिटी, एक मिनट इसको देख लेते हैं कि कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं दिया हुआ।
This is the last topic in this chapter. मैम यस मैम। अथॉरिटी में बेसिकली इन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है अथॉरिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अकाउंटेबिलिटी की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज द लाइबिलिटी क्रिएटेड फॉर द यूज ऑफ अथॉरिटी। ये एक लाइन आप याद कर लीजिएगा। अकाउंटेबिलिटी इज द लाइबिलिटी क्रिएटेड फॉर द यूज ऑफ अथॉरिटी। जब आपके पास में अथॉरिटी आती है तो एक तरीके से लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी वो चीज होती है जो होती किसी और इंसान की है, आती आपके पास में है और उसे आपको कल को रिटर्न करना होता है। जब आपको कोई चीज आपके पास में एक ऐसी है जिसे कल को आपको रिटर्न करना है तो दैट इज योर लाइबिलिटी। अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना आप, तो लाइबिलिटी साइड में यस कौन कौन सी मैम, चीजें आती हैं लायबल जो कि टू हमें पे। किसी और को, ये जबकि हमें किसी को अभी देनी है, वो चीज हमारी नहीं है। तो जब आपके पास में अथॉरिटी आती है तो जब आप लाइबल हो जाते हैं कि यस अब मुझे अब उसको बदले में क्या देना है, मुझे अब उसको बदले में आंसर देना है, जवाब देना है, तो दैट आंसर इज योर लाइबिलिटी, और जिसको हम कहेंगे आंसरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी कह सकते हैं। इट इज द आंसरेबिलिटी एज द वर्ड दे हैव रिटन ओवर हियर, आंसरेबिलिटी। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज थ्री थिंग गोज हैंड बाय हैंड। तीनों की तीनों चीजें इकट्ठी ही चलती हैं। अथॉरिटी आएगी तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो दैट मीन्स यू आर अकाउंटेबल। आपको उस बात का किसी उनका जवाब भी देना है। इसमें इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए हुए हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एमसीक्यूज हैं। कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं? 62 82 MCQs। 82 एमसीक्यूज। हाँ जी, ठीक है। यस, नेक्स्ट है हमारे पास में लीडरशिप एंड मोटिवेशन। जस्ट 1 सेकेंड। यस, ये लास्ट चैप्टर है क्या इसका, लीडरशिप एंड मोटिवेशन? नो मैम, इसके बाद डिसीजन मेकिंग भी है। एक सेकेंड। डिसीजन मेकिंग भी है। हाँ जी, वो तो डिसीजन मेकिंग तो काफी छोटा सा चैप्टर है। चलिए, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। हाँ जी, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। लीडरशिप क्या होता है? जस्ट एक नॉर्मल सेंस में मुझे बताइए, लेमैन लैंग्वेज में, व्हाट इज लीडरशिप? अपने ग्रुप को लीड करना। ग्रुप को लीड करना। और हम लीडरशिप एक लीडर, वर्ड। हाँ जी बोलिए। अब एक लीडर अपने वो होता है जो उसके फॉलोवर फॉलो करे, दैट्स तब हम उससे लीडरशिप, उसे हम लीडर बोल सकते हैं। अगर फॉलोवर नहीं है तो लीडर नहीं है। लीडर एक वो इंसान होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है दूसरे की थिंकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की, कि वो यस उनसे मैम। अपना काम करवा सकता है जिस हिसाब से वो बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे साथ में लीडर खड़ा होता है वो हम में से एक ही होता है, मतलब सेम एज ग्रुप का होता है। जैसे एक क्लास में 10 लोग हैं, एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट हैं, उनमें से एक स्टूडेंट अपने आप ही लीडर बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई उसे जाके खड़ा करता है। दिस इज ऑल व्हेन ही हैज दैट काइंड ऑफ अ एबिलिटी। देखिए, वो इनबिल्ट हो सकते हैं। इनबिल्ट मतलब आपकी अपनी हो सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग जो कि कोई और आके आपको कुछ पिला देगा और आप में लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। दैट इज योर क्वालिटी। व्हेन यू नो दैट यू कैन स्टैंड
in the crowd, yeah, when you can stand in front of a crowd, when you can say your thing and the other people would definitely listen to you और वो आपकी बात मानेंगे। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा क्लास में अगर आपके 40 स्टूडेंट हैं उनमें से एक स्टूडेंट अगर खड़े होके कुछ कहता है तो हम उसकी बात सुन लेते हैं, कभी दूसरा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यार तू बैठ जा, तेरी बात कोई नहीं सुन रहा, ऐसा होता है ना। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? उन दोनों में ये डिफरेंस है कि एक का करिश्मा ऐसा है, एक का बात करने का तरीका ऐसा है, या एक जो इंसान है वो जो बात कर रहा है वो इस तरीके से है कि उसकी बात हमें उस पे ज्यादा हमारा ट्रस्ट होगा, वेयर एज ऑन दी अदर पर्सन हम उसकी बात को कोई भी अहमियत नहीं दे रहे। रीजन माइट बी कि उसका करिश्मा ऐसा नहीं है, या उसका बात करने का तरीका ऐसा नहीं है, या वो जो बात कह रहा है वो हम वी आर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड। तो ये सब चीजें जिस भी इंसान में होंगी हम उसे अनडाउटेडली अपना लीडर बना लेते हैं। कुछ एक इंसान लीडर होते हैं एंड सम पीपल आर जस्ट दी फॉलोअर्स, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप और मोटिवेशन, जो लीडरशिप जो मोटिवेशन को भी छोड़ देते हैं, लीडरशिप जो होती है वो चलती है। अब लीडरशिप का वर्ड अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हम अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो जो इंसान हमसे हायर डेजिग्नेशन पे है हमें तो उसकी बात माननी ही माननी है हर हालत में। हम तो उसको कह नहीं सकते कि भाई तू साइड हो जा, हमने तेरी बात नहीं सुननी, चाहे हम उसको पीछे से गालियां भी दे रहे हों, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिकॉज ऑफ हिज डेजिग्नेशन हम उस इंसान की बात सुनते हैं, ठीक है। और अगर वो उस डेजिग्नेशन से हट जाए तो वो पर्सन कभी कभी हमारे लिए कुछ नहीं रहता, और कभी कभी कोई इंसान उस डेजिग्नेशन पर ना भी हो तब भी हम उसकी बात सुनते हैं। ये एक होती है उसकी क्वालिटी, ठीक है, हिज क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस दी thinking process of the other person when he can very well influence the way the other person is behaving। इस तरीके की क्वालिटी को हम कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। जैसे आप लोग तो इंस्टाग्राम और ट्विटर और ये सब तो होंगे, उसमें तो बहुत लोगों को आप फॉलो करते हैं, किस वजह से फॉलो करते हैं? डू यू बिलीव दैट ऑल ऑफ देम आर लीडर? बताइए। नो मैम। अच्छा नहीं, आप उनको कुछ लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट की वजह से, या आपको ऐसा लगता है कि उनमें ऐसा कुछ सेट ऑफ स्किल्स है जो कि शायद आपके पास में नहीं है, ठीक है, इसलिए वो आप उनको अपने लेवल से ऊपर उठा के उनको वो जो लाइक और सब्सक्राइब और ये सब जो आप करते हैं उससे आप उनको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो आपसे ऊपर आ जाते हैं, तो आपसे ऊपर आने का मतलब है कि वो एक तरीके से आपके लीडर बन जाते हैं। अब अगर आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारे लेवल के साथ में हमारा लीडर बन जाता है। जैसे उनके लिए जो उनका सुपीरियर होगा वो उनका लीडर होगा, मतलब कि अब वो जो मर्जी कहे दे नीड टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। हमारे पास में है इसका इंट्रोडक्शन अगर हम पढ़े तो आता है, एज द मैनेजमेंट itself consists in getting the thing done through other, therefore the human being can just be called the most dynamic elements of the management, the other factors of a production remain just dormant। dormant का मतलब क्या होता है? sleeping। dormant का मतलब क्या होता है? sleeping। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये वर्ड यूज करते हैं डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, और कुछ एक जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब दे आर द वन हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्किंग। यहाँ पे स्लीपिंग का मतलब रियल स्लीपिंग नहीं होता, यहाँ पे स्लीपिंग का मतलब होता है आर दे एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द वर्किंग और नॉट। प्लीज इसको एरो करके लिख लीजिए। अवश्य करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और यस लिख लिए डॉर्मेंट। यस। Further, in an organization, direction means guiding, overseeing and looking at the other human beings। यहाँ पे directing the employees के बारे में इन्होंने बात कही है, supervising, leading, motivating and communicating with the employees। जो अब employer होता है, अब उसके पास में क्या क्या काम होता है करने के लिए, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने employees को supervise करना होता है। supervise का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज मतलब मैम देखना कि एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो हमने काम कहा है वो ठीक से कर रहे हैं या हाँ। नहीं कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा उनको yes, ma'am। डायरेक्शन, जब उनको हम डायरेक्शंस देते हैं तो सेकंड पॉइंट आ गया लीडिंग एम्प्लॉयज, उनको डायरेक्शन देना कि आप इस डायरेक्शन में काम करें, ये करें, ऐसे करें। थर्ड इज अ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन वन पर्सन नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क ओवर एंड ओवर अगेन, डेली 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 उसको एक ही काम करना है। ही विल गेट बोर्ड,
और उसका फर्क कहाँ पे पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। तो एन एम्प्लॉयर नीड टू ऑलवेज मोटिवेट हिज एम्प्लॉय कि हाँ जी आपने ये काम करना है, इसमें देखो आपको ये मिलेगा, ये अलग अलग तरीके से वो उनको मोटिवेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज को काम करने के लिए। लास्ट इज कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉयज। देखिए एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का सबसे बड़ा मेजर जो एक लिंक होता है दैट इज द कम्युनिकेशन। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, होता है एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे से तभी काम कर सकती है जब फॉर्मल के साथ में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी जो हो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में काफी अच्छे से हो। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेविस यहाँ पर एक डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स, परसुएड मतलब अदर मतलब कि उनको एक एक्शन करने के लिए इंसिस्ट करना या उनको एक डायरेक्शन में लेके जाना, टू सीक द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंथुजियास्टिकली, मतलब कि उनको एक ऑब्जेक्टिव की तरफ में लेके जाना कि वो बहुत एंथुजियाज्म से वो वाला काम करें। इट इज अ ह्यूमन फैक्टर which binds a group together and motivates them towards the goal। ह्यूमन फैक्टर होता है ये हर एक इंसान में अपना एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एक फैक्टर होता है जिसको हम लीडरशिप यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, इसमें ऐसा करेगा अकॉर्डिंग टू कूड्स एंड डोनाल्ड वाली जो डेफिनेशन है इसको प्लीज याद कर लीजिएगा कि दिस इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन विच इज बीन गिवन बाय इकोनॉमिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। Leadership is the ability of the manager to induce subordinates to work with the confidence and zeal। zeal का मतलब है कि उत्साह, जिसको हम हिंदी में उत्साह बोलते हैं ना, और क्या वर्ड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं उसको, zeal, मतलब समझ में आ गया? हाँ जी चलिए एनर्जेटिक, यस, उससे वो पूरा का पूरा काम कर सके। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस। उसको अब एक बात बताइए, वो एक बार ही काम करके तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो ये सोचे कि महीने भर के लिए अब लोग ऑलरेडी मोटिवेट हो गए हैं मैं पीछे हो जाता हूँ, नहीं, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन। एक दिन हुआ तो दूसरे दिन आके फिर से उसे वो बात करनी है, उसको अपने आप उसको मोटिवेट करते रहना है। एक लीडर का जो काम होता है दैट नॉट ओनली स्टॉप्स एट गिविंग द लेक्चर्स, या खड़े होके सिर्फ वो लेक्चर दे दे अपनी बात बोलते वहां पर खत्म नहीं होता, उसको ओवरऑल अपने जितने भी एम्प्लॉयज या जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि उसको ट्रस्ट करता है उसको उनसे कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करना पड़ता है। तो लीडरशिप अपने आप में कंप्लीट नहीं है अगर उसमें वो मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, दूसरों को काम कराने वाला मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। क्लियर पॉइंट? क्लियर? यस मैम। यस मैम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडरशिप, लीडरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? यस, नंबर 1 प्लीज पढ़ के एक बार एक्सप्लेन करते रहिए। नंबर 1 एनीवन? लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। नो वॉइस मैम। यस मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो? यस मैम। Yeah, यस I'm मैम sorry. अब I आ don't know रही है how I वॉइस। got disconnected. Yes, I got disconnected. I'm sorry. I don't know the reason. हाँ जी जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप बताइए। लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी, मतलब लीडरशिप ये, इज अ हाँ ये कुछ मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से सीखते हैं या कुछ है, ये अपने अंदर से एक क्वालिटी होती है कि हम कैसे किसी को लीड कर सकते हैं। इट इज अ क्वालिटी रिलेटेड टू इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी।
को एक पानी का गिलास दे दिया तो एक कुछ दे दिया जिसकी वजह से आप में वो क्वालिटी आ जाएगी, तो दैट इज नॉट द सिनेरियो। यस, नेक्स्ट। लीडरशिप प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ फॉलोअर। अगर आपके पास में फॉलोअर ही नहीं है तो आप लीडर किस बात के? लीडर तो तभी होगे ना जब आपके पास में फॉलोअर होंगे, ठीक है। बोलने वाले 10 लोग खड़े में हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ लीडर। लीडर है, फॉलोअर है तभी लीडर है, अगर फॉलोअर नहीं है तो वो लीडर नहीं है। लीडरशिप tries to influence the individual to behave in a particular way, एक तरीके से बिहेव करने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करता है कि आप ये काम जो है ये इस तरीके से करें या ऐसे करें या ऐसे नहीं करें। जैसे यू माइट हैव रेड द न्यूज, जो अभी काफी सारे फार्मर्स हमारे दिल्ली के उस पे बॉर्डर पर अप्रोक्सीमेटली 50,000 फार्मर्स आते हैं। आपको क्या लगता है इनमें कोई लीडर होंगे क्या? इनमें कोई लीडर होंगे क्या? यस मैम होंगे मैम। होंगे। अब ये क्या है, अब उसी के कहने से देखिए, सो मेनी पीपल बीइंग लेडीज, किड्स, दे ऑल केम ओवर हियर। थोड़ा सा एक लीडर जो एक होता है उस पर आपका ट्रस्ट भी होता है। व्हेन यू आर फॉलोइंग समवन तो उस पर आपका ट्रस्ट होता है। यू आर रेडी टू डू वट एवर दैट पर्टिकुलर लीडर इज आस्किंग यू टू डू, ठीक है, बिकॉज ही हैज दैट इन्फ्लुएंशियल पावर। वो आपके एक्शंस को वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड ही हैज आस्क्ड देम टू वर्क इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे उसने उनको बोला होगा कि चलो चलते हैं सो दैट कि कुछ हो सके हमारा, तो उसी तरीके से ही हैव आस्क्ड देम टू डू इन अ पर्टिकुलर वे। ये लीडरशिप का एक क्वालिटी होता है, लीडरशिप में एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट है लीडरशिप अराइजेस आउट द फंक्शनिंग ऑफ अ कॉमन गोल फॉर अ कॉमन गोल। लीडरशिप जो होती है, अब मैं खड़े होकर अगर बोलूं तो कभी एक डायरेक्शन में जाऊं कभी दूसरी डायरेक्शन में जाऊं, तो वो वाली बात नहीं होती है। दैट इज टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल, जब हमें एक ही पॉइंट जो होता है वो अचीव करना होता है। अगर लीडर है तो वो कुछ बोलेगा ना, बोलेगा तो वो क्या किस बारे में बात कर रहा है। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर पॉइंट जिसके रिगार्डिंग वो बात करेगा, जिसके रिगार्डिंग हम बात सुनेंगे। और अगर वो उस पॉइंट से हटके किसी और चीज के बारे में बात करेगा तो एक वी विल लूज अ इंटरेस्ट इन दैट, हमारा उसके ऊपर से कॉन्फिडेंस वगैरह वो सब भी हट जाएगा। तो इट शुड बी टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। लीडरशिप में हमारे पास में कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस होता है जब हम उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक द सेम एग्जांपल विच आई एम टेकिंग, जो फार्मर्स इस समय खड़े हुए हैं, अगर इफ दे आर फेसिंग द वाटर कैनन्स और वो सब कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग बैकआउट करने का भी चाहें। अब इतनी हार्ड कंडीशंस में बिकॉज ऑफ अ कोरोना एंड 100 ऑफ अदर कंडीशंस आर देयर, दे आर फेसिंग एवरीथिंग। अगर लीडर उनको बार बार आके मोटिवेट नहीं करेगा, दे कैन इजीली फील कि हाँ जी हम परेशान हो रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, लेट अस गो बैक। हो सकता है या नहीं हो सकता? यस मैम, हो सकता है। हो सकता है ना। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अ लीडर इन दिस केस? द लीडर नीड्स टू कीप देम मोटिवेटेड, कॉन्टिन्यूस मोटिवेटेड। ऐसा नहीं है कि उनको एक बार बात करके अंदर जाके एसी रूम में बैठ गया, नहीं, लोग बेवकूफ नहीं होते हैं। ही नीड्स टू स्टैंड विद देम फॉर देम, ठीक है। लीडर की ये क्वालिटी होती है। And leadership is defined as is related to a particular situation, as the way which we are saying कि एक particular situation से related आपका leadership में होता है। जब एक organizations होती हैं, जब आपने सुना होगा trade unions होती हैं, labor unions जो होती हैं हमारे पास में, तो वहाँ पर जो एक होता है एक situation होती है। जो लेबर यूनियंस होती हैं वो क्या कहती हैं कि हमें एक अच्छा वर्किंग कंडीशन चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ में से ही एक लीडर को चूज करके आगे लेके आते हैं, हु कुड टॉक टू द मैनेजमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होती है, ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट? ये तो दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग है, इसमें तो डिफरेंस आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। चलिए लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अब लीडरशिप जो है, बट ऑफ कोर्स मैनेजमेंट पूरा का पूरा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं में कोई ना कोई तो लीडर आके स्टैंड होगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर गोल। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो कि हमने शुरू से पढ़ी थी, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन, वर्क डन बाय अदर्स, सॉरी, मैनेजमेंट इज गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स, ठीक है। लेकिन वर्क डन बाय अदर, तो ये तो जब आप मैनेजमेंट में है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है, ठीक है। अब लीडरशिप क्या होता है, चाहे आप उस एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर बैठे हैं या नहीं बैठे, इफ यू स्टिल हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द अदर पर्सन, तब आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है। एंड इफ इट इज बीन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पोजीशन,
तो आप में वो मैनेजमेंट में उस एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से आप में वो एक उन्होंने आप में एक क्या कहेंगे उसको, आपको एक चीज असाइन करी गई है कि हाँ जी आप ये काम दूसरों से करा सकते हैं। वही वाली बात है कि मैं तो अपने बॉस की बात के बैठ के बात सुनूंगी ही सुनूंगी, क्योंकि वो मेरा बॉस है। द टाइम ही वुड मूव फ्रॉम हिज चेयर, वो मेरा बॉस नहीं होगा, तो मुझे उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। बट इन द केस ऑफ अ लीडर क्या होता है, चाहे वो उसे डेजिग्नेशन पर है या नहीं है, लोग फिर भी उसकी बात सुनते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज मोर फॉर्मल, मैनेजमेंट बट ऑफ कोर्स फॉर्मल है। लीडरशिप जो होता है दैट इज इनफॉर्मल। हमारा ये लीडरशिप का रिलेशनशिप जो होता है वो हमारे पीयर लेवल क्या होता है, हमारे साथ वाले लेवल के भी लोगों के साथ में ये वाला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है। यस और नो? यस यस मैम, हो सकता है। हो यस मैम। सकता है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? यस, बिना देखे बताइए, सिर्फ सोच के एक बार बताइए, क्वालिटीज क्या क्या हो सकती है एक अच्छे लीडर की। मैम इंटेलिजेंस और एनर्जेटिक होना चाहिए। इंटेलिजेंट इन व्हाट सेंस? आप इंटेलिजेंट किस इंसान को कहते हैं? जिसको बुक की नॉलेज हो? नो मैम। जिस तो फिर इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ? मैम इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस। मतलब, हाँ जी बोलिए। इंटेलिजेंस मैम हम बोल सकते हैं बात करने का तरीका, इन नहीं, दिस कुछ सेंस। और बात, कुछ और। मैम डिसीजन मेकिंग अच्छी है उसकी। Intelligence is basically that how do you react in a particular situation, basically the critical situation. तब आप हम आपको इंटेलिजेंट कहेंगे। कभी एकदम कुछ हो जाता है और एकदम कोई इंसान किसी तरीके से रिएक्ट करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, यस यू हैव डन इट इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे, आप काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इज नॉट ओनली द वर्ड विच इज बिन रिलेटेड विद योर बुकिश नॉलेज। यस, हम बुकिश नॉलेज वाले को भी इंटेलिजेंट मानते हैं, लेकिन बुक की बहुत सारी नॉलेज है लेकिन उसे ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट वर्ड यस इट इज रिलेटेड विद द बुकिश नॉलेज, बट इंटेलिजेंट वर्ड हमारा वहां पर भी यूज होता है जब हम डेली कंडीशंस में हाउ वन पर्सन इज रिएक्टिंग। ठीक है, वो अपना कौन सा बेस्ट ऑफ नॉलेज लाके वहां पर अप्लाई करता है, हम तब उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। तो एक लीडर को इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसे सारी की सारी बुकिश नॉलेज हो, बट उसे सिचुएशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, सिचुएशन की आउटकम्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ए टू जेड अबाउट दैट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, और मीनिंग मैम एक क्लियर हुआ अच्छा जो आपने अभी मोटिवेटर होना इंटेलिजेंट? चाहिए हाँ जी, मोटिवेटर होना चाहिए, ताकि वो वेरी अच्छे गुड। से अपने फॉलोवर को अच्छे से मोटिवेट कर सके। स्पीकर होना चाहिए अच्छा, मतलब आई थिंक वन एंड द सेम थिंग, स्पीकर अच्छा होना चाहिए। यस मैम। यस मैम। वो उनको यस मैम। उन्हीं की लैंग्वेज में बात करे। मैं वहां पे खड़े होकर भाषण देने लग जाऊं पूरा का पूरा इंग्लिश में, वो जो सामने फार्मर्स बैठे हुए हैं, चाहे मैं बहुत अच्छी लीडर क्यों ना हूँ, वो क्या कहेंगे, ये क्या है, यही कहेंगे ना। अगर मैं यस उनके मैम। साथ में, मतलब अगर वो जैसे पंजाब से आ रहे हैं, मैं पंजाबी में बात करूंगी, दे विल फील कनेक्टेड टू मी। यस मैम। ठीक है, तो यस कनेक्शन मैम। जरूर होना चाहिए, लीडर और फॉलोअर के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। वो तो जैसे हम बोलते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो जरूर होना चाहिए। द डे इट विल ब्रेक, तो आपकी लीडरशिप किसी काम की नहीं है। और मैम गुड किस पर्सनालिटी होनी चाहिए और चार्मिंग मैनर होना चाहिए, लोग उसे फिर एडमायर भी करें, ये तो गुड अच्छा पर्सनालिटी लगता का है। क्या मतलब होता है? लुक्स, लुक्स के बारे में बात कर रहे हो आप? गुड पर्सनालिटी मतलब या मैम स्टैमिना, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंसिंग। पर्सनालिटी? हाँ, इन्फ्लुएंसिंग हाँ होनी यस मैम। चाहिए। गुड का मतलब यहाँ पर होता है इन्फ्लुएंसिंग, किस तरीके से खड़े होकर बात कर रहे हैं, उस बात का एक अपना तरीका होता है। यस, नंबर 1 पॉइंट इज फिजिकल एनर्जी एंड स्टेमिना। वो जाके बोल रहा है कि हाँ जी नारे लगाओ, और नारे लगाने में उसका खुद ही दम नहीं है, स्टेमिना ही नहीं है, बात ही खत्म। वो क्या नारे लगवाएगा दूसरे लोगों से? ठीक है, उसमें खुद में एनर्जी होनी चाहिए। 10 लोग, इफ दोस पीपल आर फेसिंग द वाटर कैनन, तो दैट मीन्स वो भी वहीं पर खड़े होके ही शुड हैव दैट मच ऑफ एनर्जी टू स्टैंड एंड फेस दोस वाटर कैनन। एक्चुअली कल से ये न्यूज आ रही है काफी ज्यादा उसमें, तो इस वजह से शायद मैं आज बार बार उसी के बारे में ही बात कर रही हूँ। आई होप दैट यू बोथ यू कैन कोरिलेट दैट थिंग। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है? एज द वे वी हैव रेड अर्लियर, मैंने आपको बताया है, इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली अबाउट द बुकिश नॉलेज, उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए, उसके आउटकम के बारे में उसे पूरा आइडिया होना चाहिए, तभी तो वो आगे कन्वे करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है विजन एंड फोरसाइट, अगेन उसको आगे का पता होना चाहिए। आप अगर लीडर हैं, आप जो बोल रहे हैं दूसरा इंसान जस्ट उसे फॉलो करेगा, यू विल हैव द फॉलोअर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फॉलोअर? आप बोलेंगे और दूसरा सिर्फ और सिर्फ उसे फॉलो कर रहा है, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा, तो दिमाग लगाने का काम किसके पास है? दिमाग लगाने का काम है लीडर के पास। नाउ ही हैज टू पुट हिज माइंड, ही हैज टू अप्लाई हिज माइंड टू नो कि व्हाट कैन बी द रिपरकशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। Initiative, leader is the one who should take the initiative, who can stand and come at the front कि yes, I take the initiative, I am the one who would be responsible for this whole thing। वो होता है लीडर। वो बात अलग होती है कि जब वो ये कहेगा कि आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो उसके फॉलोअर्स उसको अकेले नहीं रहने देंगे, वो भी साथ में आके खड़े होंगे। यही एक क्वालिटी होती है गुड लीडर की। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट ऑफ कोर्स ही शुड हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में से सब लोग में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से है ना? नहीं है तो बना लीजिए, आपके पास में अभी भी 1-2 साल का टाइम है। मैम है। ठीक, होना चाहिए, वेरी गुड। क्योंकि आगे द डे यू विल गो इनटू द मार्केट, देयर आर द पीपल हु आर रेडी टू थ्रो यू आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बैक बाइटिंग में वो सब इतना ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह होता है। तो प्लीज हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पर विश्वास रखना, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना। सिचुएशंस खराब आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, बट यू नीड टू स्टैंड। नेक्स्ट है ओपन माइंडेडनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बट ऑफ कोर्स ही शुड बी ओपन माइंडेड। उसके हिसाब से न्यू आइडियाज या नया तरीके से, जैसे उसके फॉलोअर्स भी कुछ एक लोग उसको आके कुछ सजेस्ट अगर करते हैं, तो ये नहीं वो कह सकता कि प्लीज यू आर जस्ट अ फॉलोअर एंड यू कैन नॉट सजेस्ट मी एनीथिंग। ऐसा नहीं हो सकता। ही शुड लिसन टू देम, ही शुड बी ओपन माइंडेड। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए लीडरशिप और फॉलोअर्स के बीच में। फॉलोअर्स भी आके अगर उसे कुछ बता रहे हैं, ही शुड बी रेडी टू लिसन दैट, और अगर कुछ अच्छा आइडिया वगैरह कुछ है तो he should be able to absorb that। clear? he should have a sense of a responsibility, but of course वो जो मैंने आपसे कहा कि I would be responsible for the actions taken by the follower, तो वो वाली चीज इसमें यहाँ पर होनी ही चाहिए, उसमें सेंस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लास्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप, एज द वे आई हैव टोल्ड यू कि जो एक लीडर होता है उसका और फॉलोअर का हार्ट टू हार्ट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। बिल्कुल ब्लाइंडली एक तरीके से जब हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो दैट इज बीन नोन एज कि हम उसको इंसान को बहुत अहमियत दे रहे हैं, तो वो वाली चीज हमारे लीडरशिप में होनी चाहिए। मेरे पास में ये 8 ही पॉइंट्स हैं, आपके पास में? 80 है। 80 है मैम। ठीक है, हाँ जी। लीडरशिप स्टाइल में हमारे पास में अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 इज द ऑटोक्रेटिक, नंबर 2 इज द डेमोक्रेटिक, नंबर 3 इज द लेसफेयर। यही है, 3 है। यस मैम। बाकी सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट वगैरह वो सब चीजें अलग हैं। यस, लीडरशिप स्टाइल हमने बात कही कि हमारे पास में क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अंदर लीडर भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन भी वो कभी कभी आप लीडर बन जाते हैं, कभी आपकी जो अपनी पर्सनल क्वालिटी होती है उसकी वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन में आप हिमांशु क्या कह रहे हैं आप? डिसीजन मेकिंग क्या? डिसीजन मेकिंग मुझे नहीं लगता, वेट अ सेकंड, नहीं, आई डोंट थिंक सो, आज तो नहीं हो पाएगा। कुछ उसमें स्पेशल पॉइंट है जो आप पूछ रहे हैं? मेरे हिसाब से दूसरी बार आपने ये बात मेरे से पूछी है। कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आप उसमें पूछना चाह रहे हैं? ओवरव्यू दे दें एक बार। अच्छा, क्यों नेक्स्ट क्लास नहीं है क्या? कुछ आपको ऐसा इंटीमेशन आई है क्या कि नेक्स्ट क्लास नहीं है? मंडे को तो नहीं है, दैट आई नो। मुझे ऐसा कुछ और तो फिर इंटीमेशन है। आज को तो पेपर ही है। तो फिर ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास में हाफ एन आवर है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। मुझे ये था कि शायद एक और मुझे मिल जाएगी, मुझे ये वाली चीज़ थी। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास में ठीक है। फिर हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड विद वन पॉइंट। अब प्लीज बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास। पूरा का पूरा अगर मैं बोलती रहूंगी तो मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा सा प्लीज बी पार्टिसिपेटिव। ऑटोक्रेटिक, यस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे बताइए प्लीज ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? मैम फुल कंट्रोल मैम, मैम सारी
लीडर के पास होता है। सारा का सारा कंट्रोल हमारे पास में है, हम किसी और को कुछ वो नहीं करने देना चाहते। क्या ये सक्सेसफुल रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये सक्सेसफुल इट अगेन डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, या किस तरीके के मेरे पास में एम्प्लॉयज हैं। जब मुझे ये लग रहा है कि प्लानिंग पूरी मेरी क्लियर कट है, जब मुझे ये लग रहा है कि सबको मैं एक एक तरीके एक एक पॉइंट जो है मैं आगे सबको आराम से डेलीगेट कर सकती हूँ और वो मेरी बात पूरी अच्छे से समझ के वैसा ही काम करेंगे, तो बट ऑफ कोर्स मैं आगे उनको समझा के काम छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि दोज पीपल आर नॉट एफिशिएंट इनफ, सब कुछ कंट्रोल फिर मैं अपने हाथ में रखूंगी, एंड दैट काइंड ऑफ अ लीडरशिप इज बीन कॉल्ड एज अ ऑटोक्रेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है दे हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। इसमें उसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें यहाँ पर एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है दैट ही लव्स द पावर एंड नेवर डेलीगेट्स द अथॉरिटी। जब उसको पावर, उसको ही लव्स द पावर, बस अपने पास में रखना है, तो दैट इज व्हाई इट्स बीन कॉल्ड एज ऑटोक्रेटिक। एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस ये है क्विक डिसीजन मेकिंग है, बिकॉज ही इज द वन हु इज सपोज टू डू दिस, तो वो फटाफट डिसीजन मेकिंग चलेगा। इससे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, अब उसको किसी और को तो मोटिवेट करना नहीं है, ही इज द ओनली वन जिसको पूरा का पूरा अपना काम करना है, सारा काम उसने अपने आप करना है, वो अपने आप सीधा सिर्फ टर्म्स को जो है वो डिक्टेट करेगा, बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मानना है। वो एक तरीके से क्या हो गया कि मैंने खड़े होके बोल दिया दैट आई एम योर बॉस और आई एम योर लीडर, नाउ यू नीड टू लिसन टू मी कम व्हाट मे। यही वाली चीज होती है ऑटोक्रेटिक में। उसके बाद में क्या है? लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट अ लो लेवल। क्यों लेस कॉम्पिटेंट चाहिए? क्योंकि ज्यादा दिमाग होगा तो वो बंदा वहां पे वैसे नहीं रुकेगा, यहाँ पर उसको ऐसे वाले सबऑर्डिनेट चाहिए होंगे जो उनको वो कहेगा कि इस चीज को उठा के यहाँ से बस यहाँ रखना है, ये काम है तुम्हारा, तो बस उतना काम करने लायक हो, उससे ज्यादा उसको काम करने वालों की अपने पास में जरूरत वैसे भी नहीं होगी। इससे वो कहते हैं कि इट विल लीड टू द पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि आपके पास में एक तो फास्ट होता रहेगा और यू आर द ओनली वन जिसने वैसे भी किसी और की बात नहीं सुननी है, तो दे से कि जहाँ पर प्रॉम्प्टनेस रिक्वायर्ड है वहां पर आपको बहुत ही जल्दी आपके पास में आंसर आपको मिल जाएगा, यू विल हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट। थोड़ी सी अब मैं फास्ट कर रही हूँ, अब ठीक है? आई होप कि इतनी फास्ट करके शायद हो सके। अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो मैम। ठीक है। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले इट में लीड टू द फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अब जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपने सबऑर्डिनेट रख रखे हैं, वहां पर जब उनको कोई काम ही नहीं मिलेगा, हर समय उनको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस लेनी ही लेनी है, दे विल गेट फ्रस्ट्रेट। और उसके बाद में क्या है? इट टेंड टू लिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। जब वो उनको अथॉरिटी नहीं दे रहा, काम नहीं दे रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दे रहा, तो सब कुछ इज इन फ्यू हैंड्स। वो एक तरीके से वो हिटलर की तरह बन जाएगा कि सब कुछ जो है वो मेरे हाथ में ही है। फुल पोटेंशियल ऑफ अ सबऑर्डिनेट आर नॉट यूटिलाइज। वो अपने पास में वैसे ही लो स्केल वाले एम्प्लॉय रख रहा है यहाँ पर, तो सबऑर्डिनेट्स का जो है यहाँ पर पूरा का पूरा अगर कोई इंटेलिजेंट होगा भी तो यहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन जो होगा वो नहीं होगा, उसके लिए तो एक तरीके से वो बेकार का इंसान है जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में है। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूटी इज थ्रेटन्ड। यस, उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड ऑफ अ माउथ से भी एक चीज होती है ना कि अगर एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी दे वुड लीव द ऑर्गेनाइजेशन। लेबर टर्नओवर जो होगा वो आपका काफी ज्यादा रहेगा, वहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टिन्यूटी जो है वहां पर वो भी थ्रेटन हो जाता है, क्योंकि लोग छोड़ते रहते हैं तो फिर आएंगे भी नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। So this is what? This is autocratic. The next is the democratic. Democratic, or as the name suggests, democratic or the participative. Participative में क्या होता है? सब लोग मिलके काम करते हैं, लीडर मिलके तो है काम ही। करते हैं मैम और शेयर करते हैं पावर को सबऑर्डिनेट को। आप अपने फॉलोअर्स की बात भी सुनते हैं, उनको बताते भी हैं और उनकी बात भी सुनते हैं, तब आप अच्छे लीडर कहलाए जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, इसमें डिसीजन मेकिंग जो होगा वो थोड़ा सा डिले होता रहेगा, यस मैम। एक मेन बंदा नहीं होगा। गलत नहीं मैं कह रही, मैं हम सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा या डिले होगा। तो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में मेन क्या बात हो गई? दे वर्क विद द कंसल्टेशन और द पार्टिसिपेशन, उससे काम करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इससे मोरल जो होगा वो बूस्ट रहेगा, आपके जितने भी फॉलोअर्स, जितना आप लीडरशिप स्टाइल में जितने भी आपको फॉलो करने के लिए जितने भी आपके सबऑर्डिनेट हैं, वो जो होगा वो हैप्पी रहेंगे क्योंकि उनकी भी बात अब सुनी जा रही है। अब इट कल्टिवेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट्स को अगर पता है कि हमारा बॉस हमारी बात सुन रहा है, तो दे विल आल्सो कम अप विद द न्यू आइडियाज। उनको भी लगेगा कि यस, लेट मी आल्सो वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो इंसान भी मिलके काम करेगा। द लीडर मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटी थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोअर। देखिए, अलग अलग जो लोग होंगे वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, सबके साथ में मिलके जब एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाएगा तो बट ऑफ कोर्स एक डिसीजन जो होगा दैट वुड बी गुड। ठीक है,
बाकी लोग भी तो इंटेलिजेंट ही हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इट डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड, उससे एक लीडर को भी पॉजिटिविटी मिलती है, जितने भी सबॉर्डिनेट्स होंगे वो को उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे कि यस ही इज अ गुड पर्सन, और उसकी बातें भी आगे से सुनेंगे। द क्वालिटी ऑफ अ डिसीजन इज इम्प्रूव, बट ऑफकोर्स सबके साथ में मिलके अगर होगा तो वो डिसीजन हम मानेंगे कि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को वो ध्यान में रख के डिसीजन या काम हो जाएंगे। लेबर एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है? लोग जितना काम छोड़ के जाते हैं। एब्सेंटिज्म मतलब कितने दिन वो अपने काम में छुट्टी लेते हैं। इफ यू आर मोर मोटिवेटेड टू डू अ वर्क देन यू वुड फील लाइक गोइंग ओवर देयर और डूइंग दैट वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये सब चीजें आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड है, इट मे नॉट यील्ड द पॉजिटिव रिजल्ट। हो सकता है कि when the subordinates prefer the minimum interaction with the leader, जब आपके सबॉर्डिनेट के ऊपर बात आ रही है कि वो अपने लीडर से कितना ज्यादा बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या अपना मैक्सिमम आउटपुट या अपने तरफ से टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज अपने सब सुपीरियर के साथ में शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आए। ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम दे मे डेवलप द हैबिट ऑफ एक्सपेक्टिंग ऑफ अ कंसल्टेशन। उनको बार बार ये लगेगा लीडर तो ये है, इसको लीडर हम ही ने तो बनाया है, तो ये हमारे पास में बार बार आके कंसल्ट करे हर चीज को। एक ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। थोड़ा सा रिलेशनशिप होता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करते नहीं रहेंगे कि हर एक डिसीजन मेरे से बिना पूछे क्यों लिया, तो फिर उसमें हमें फिर प्रॉब्लम आने लग जाती है। कंसल्टेशन में भी इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस। उनको ये लगेगा कि जब हमने तुम्हें लीडर बनाया हुआ है तो बार बार, कुछ एक एम्प्लॉयज ऐसे भी कह सकते हैं कि आप हमसे बार बार कंसल्ट करने के लिए क्यों आ रहे हैं, तो दैट मे शो एज अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस। It may be used as a means of passing the buck to others, abdicating their responsibility। और कुछ एक लोग ये देख सकते हैं, abdicating मतलब fail to undertake, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा है, वो सिर्फ उसको बक कर रहा है, मतलब आगे आगे उसको कराया जा रहा है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, लीडर ये कह रहा है, वो आगे अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर में बात छोड़े जा रहा है। इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल कम्युनिकेशन। अगर आपको डेमोक्रेटिक लीडरशिप का करना है तो आपके पास में कम्युनिकेशन का जो ऑल द चैनल्स दे शुड बी ओपन, सारा चैनल आपका ओपन होना चाहिए। They have shown it in a graph that one L is there and the different arrows are there. है आपकी बुक में भी है? Yes, ma'am. यस मैम। एंड डेमोक्रेटिक में क्या है? डेमोक्रेटिक में देखिए कितने सारे एरोज मूव हो रहे हैं। ये एरो का क्या मतलब है? दिस इज द हाउ द इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग, हाउ द ऑर्डर्स हैव बीन फ्लोइंग। ऑटोक्रेटिक में एल जो है वो बाकी सबको ऑर्डर दे रहा है। डेमोक्रेटिक में वहां से आ जरूर रहा है एल की तरफ में, एल से जा कम रहा है। कम क्या मतलब काफी, वो तो लास्ट में जो फाइनल डिसीजन देगा फिर वो वाली बात आ जाती है। लेकिन डेमोक्रेटिक में थोड़ा सा हॉटस्पॉट हो जाता है, सब लोगों से बात करनी है। लेसफेयर का क्या मतलब है कि द पॉलिसी ऑफ लीविंग थिंग्स टू मेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग। थोड़ा सा जिस तरीके से जो चीज चल रही है उसको उसी तरीके से चलने देना चाहिए। लेसफेयर का मतलब यहाँ पर फ्री रेन का मतलब क्या होता है? आपने दूसरे को अथॉरिटी दे दी, आपने दूसरे को काम दे दिया, अब वो उसके ऊपर है जिस भी हिसाब से वो काम करे या जिस भी हिसाब से वो डिसीजन ले। सुपीरियर कहेगा कि ये काम तो मैंने अब आपको दिया है करने के लिए, अब आपको जैसा ठीक लगे एज पर दी सिचुएशन अब आप उस काम को करें। लेसफेयर का मतलब क्लियर है? या मैं वन लाइन आपको लिखवा दूं, प्लीज लिख लीजिए प्लीज। लेसफेयर का एक नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? इट इज द Yes, पॉलिसी ऑफ, इट इज द पॉलिसी ऑफ लीविंग things to make their own course without interfering। मतलब लीडर आके बार बार इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है आप प्लीज इस काम को अपने लेवल पर अपने हिसाब से संभालिए। जो लीडर जो है वो अपने हाथ में हर समय पावर नहीं रख रहा,
ठीक है, वो दे रहा है, डेलीगेट कर रहा है, आपका काम है, बहुत सारा काम है, आप भी संभालो अपने लेवल पर, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल एवरीथिंग। तो उस तरीके की लीडरशिप होती है फ्री रेन और लेसफेयर लीडरशिप। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? जब आप इंसान को, जो आपके पास में एम्प्लॉयज हैं या कोई और भी है, उनको काम करने के लिए आप दे देते हैं, तो उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन आ जाती है, उसमें से आपका डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ जाता है। सबऑर्डिनेट्स को लगता है कि यस, इफ वी वुड परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर लेवल, या एक तरीके से हम काम करेंगे तो हमारे पास में आगे भी बढ़ने का स्कोप रहेगा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट का जो पोटेंशियल होता है, उसका फुल यूटिलाइजेशन होता है। ये कुछ आवाज आ रही है बीच में, सिर्फ मुझे आ रही है या आप लोगों को भी? जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरा का पूरा काम दे देते हैं करने के लिए, तो उनका पोटेंशियल का भी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट्स को हर समय गाइडेंस वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि लीडर उनको क्या कह रहा है, अब मैंने आपको काम दे दिया है, आप अपने लेवल पर टू द बेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस इस काम को करिए। It ignores the leader's contribution just as autocratic ignores the contribution of the subordinate. यहाँ पर वो लीडर के contribution को कुछ भी नहीं मानते हैं। लास्ट में सबऑर्डिनेट क्या कहते हैं, ये काम अगर अच्छा हुआ है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है। They will not give the benefit to the लीडर। यहाँ पर वो लीडर को कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे, सब काम मैंने किया है। सबऑर्डिनेट्स में मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, क्योंकि सबऑर्डिनेट के पास में हर एक के एक तरीके से जो सुपीरियर होता है, ही इज द वन जो अपने पास में जितने भी जूनियर्स है उनको एक तरफ में करके रखता है, एक ही डायरेक्शन में काम करने के लिए उनको प्रोवोक करता है कि हाँ जी आपने यही काम करना है। अब अगर आपने सब कुछ उनको दे दिया तो वन पर्सन में गो इन वन डायरेक्शन, द अदर पर्सन में गो इन द अदर डायरेक्शन, तो कुछ ऐसा हो सकता है। लेसफेयर में सारे के सारे एक तरफ में काम नहीं करते। लीडरशिप कॉन्टिन्यूम, पॉसिबल लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसके बारे में बात करिए कि एक तरीके से एक लाइन खींची गई है जहां पर हमने एक्सट्रीम्स के बारे में बात करी थी। एक था ऑटोक्रेटिक और दूसरा था डेमोक्रेटिक। ठीक है, यहाँ से ऑटोक्रेटिक से लेके आप बीच में से होते होते फ्री रैन वगैरह पूरा का पूरा जब आप दूसरे के पास में लेके, एक था ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड थर्ड इज अ फ्री रैन। ठीक है, यहाँ पर जब आप ऑटोक्रेटिक से लेके दूसरा बिल्कुल एंड है फ्री रैन। ऑटोक्रेटिक में क्या था, सब कुछ चीज हमारे पास में है, बॉस के पास में है, वो कोई भी चीज को अपने लोअर लेवल पर नहीं दे रहा। फ्री रैन में क्या है, एवरीथिंग इज बिन गिवन टू द लोअर लेवल, डिसीजन मेकिंग वगैरह भी सब कुछ उनके पास है, उनको पावर दे दी जाती है, लीडर उसमें आके कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा। इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो ये मूवमेंट होता है एक तरफ से लेके पूरा दूसरी तरफ का, अलग अलग लेवल पर पूरा का पूरा 100% एक ऑटोक्रेटिक की तरफ नहीं जा सकता, पूरा का पूरा 100% वो फ्री रैन की तरफ में नहीं जा सकता, बीच में कुछ कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो लीडरशिप कॉन्टिन्यूम बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है एज द वन मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू दी अदर, डिग्री ऑफ कंट्रोल के ऊपर में फर्क पड़ता है और सबऑर्डिनेट्स की फ्रीडम के ऊपर में फर्क पड़ता है कि सबऑर्डिनेट हर एक लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, चाहे वो लेसफेयर हो, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक हो। तो उसी के बारे में यहाँ पर इन्होंने तीनों में बात करी गई है। ये चीज आप पढ़ लेंगे अपने आप। इसके बाद में है मेरे पास में, यहाँ पर आ जाइए प्लीज, टाइम कम रह गया है। यहाँ पर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये प्लीज बीच का आप देख लीजिएगा। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पर एक बार आ जाइए, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका इसके बाद में है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन के बाद में है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की, एक सेकेंड, मोटिवेशन की जो डेफिनेशन है यहाँ पर, मोटिवेशन वाला जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है ना, मोटिव मीन्स द अर्ज टू डू समथिंग। मिल गया? What is the meaning of a motive? Motive means the urge to do something. Motivation मिल गया है please? यस मैम, मिल गया। Motivation can be defined as a process of inducing or inspiring people to take the desired course of action. ये one line definition आपको याद होनी चाहिए, that is to inspire people to take the desired course of action. इसके बाद में हमारे पास में ये जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, दिस इज क्वाइट अ इम्पोर्टेंट थ्योरी। इसमें क्या क्या है हमारे पास में,
हमारे पास में जितनी भी नीड हायरार्की, जितनी भी एक ह्यूमन की अलग अलग से नीड होती है, उसको एक पिरामिड फॉर्म में इन्होंने लिख दिया है। सबसे फर्स्ट हमारे पास में आती है फिजियोलॉजिकल नीड, द अदर वन इज द सेफ्टी नीड, थर्ड इज द सोशल नीड, फोर्थ इज द एस्टीम नीड, फिफ्थ इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इन नीड्स के बारे में हमने बात करी है। ये मैस्लोस का मॉडल है, दिस इज ऑफ द थ्योरी ऑफ अ मोटिवेशन। वहां पर ये जो है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इन्होंने ये कहा है कि जितने भी एक इंसान की जो अपनी ह्यूमन की एक नीड होती है, उसको हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में या हायरार्की के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो फिजियोलॉजिकल, इन्होंने आप लोगों को इसलिए वो लग रहा था, प्रॉब्लम लग रही थी कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर फिजियोलॉजिकल लिखा हुआ है, और जबकि इन्होंने जो नीड हायरार्की थ्योरी दी हुई है उसमें साइकोलॉजिकल लिखा है। आई थिंक इस वजह से आप लोगों को इसमें काफी कंफ्यूजन हो रही थी। यस मैम। हाँ जी, तो ये साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में फिजियोलॉजिकल नीड्स में यहाँ पर सर्वाइवल नीड्स आ जाती हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल नीड आर एट द बेस ऑफ द हायरार्की। ये बिल्कुल उसका जो है उस हायरार्की का आपके पास में बेस है। ये कौन कौन सी नीड्स हैं? दीज आर द सर्वाइवल नीड्स, दीज आर द नीड फॉर द फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप एटसेट्रा। फर्स्ट पॉइंट मिल गया आप लोगों को। फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप, दीज नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सबसे पहले ये वाली नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड हमारे पास में आती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स कौन सी होती हैं? जब एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, द पर्सन वांट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल डेंजर्स एंड द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब उसको सेकंड लेवल पे क्या चाहिए? अब उसको सेकंड नंबर पे अपनी सिक्योरिटी चाहिए किसी भी तरीके के डेंजर से। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ जाता है, दैट इज द सेफ्टी नीड। थर्ड वन इज द सोशल नीड। सोशल नीड में हमारे पास में क्या आता है? सोशल एक्सेप्टेंस नीड, द नीड फॉर द बिलोंगिंगनेस एंड द नीड फॉर द एक्सेप्टेंस। इट इज टू बी व्हेन द पीपल हैव दैट काइंड ऑफ अ नीड दैट ही वांट्स टू गेट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। कुछ एक लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, और हर एक इंसान की नॉर्मल डिजायर होती है जस्ट टू गेट एक्सेप्टेड बाय अदर्स। कई लोग आपने सुना होगा दे गॉन इनटू द डिप्रेशन और समथिंग। क्यों? वो ये थर्ड नीड उनकी क्योंकि फुलफिल नहीं हो रही होती, इस वजह से लोग जो होते हैं वो ये डिप्रेशन या ये सब चीजें जो कि आजकल आप वर्ड सुन रहे हैं, वो यहाँ पर ये थर्ड वाला पॉइंट आ जाता है, क्योंकि उनको सेंस ऑफ अ बिलोंगिंगनेस नहीं मिल रही होती। फोर्थ इज द एस्टीम नीड। एस्टीम नीड्स क्या होता है? सेल्फ एस्टीम एंड द एस्टीम ऑफ अदर। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब है? अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस। जब हम इन सब के बारे में बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द एस्टीम नीड्स। द फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कि जितना मैं कर हर एक इंसान को अपना पोटेंशियल पता होता है कि वो किस लेवल तक जा सकता है। सपोज आई एम कैपेबल ऑफ बीइंग सीईओ, और मैं सीईओ ना बन के एक नॉर्मल एक लेवल पर काम कर रही हूँ, तो ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इन माय केस? देन आई विल फील कि मतलब ये तो मैं कर सकती थी बट ये मैंने अभी तक नहीं करा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो चीज हम चाह रहे हैं, वी हैव वन डिजायर ऑफ बिकमिंग समथिंग, वो चीज हमें कितने लेवल पर मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने एज अ हायरार्की शो किया है, एक पिरामिड के फॉर्म में इन्होंने शो किया है। ये आपके पास में 5 नीड्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, इसको इन्होंने क्या कहा है? नीड प्रायोरिटी मॉडल। यहाँ पे नाम लिख लीजिए प्लीज, इसको लिखा हुआ है नीड प्रायोरिटी मॉडल। ठीक है, हाँ या ना तो बोल दीजिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ अभी। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास में आता है इससे रिलेटेड यहाँ पर, this theory has been criticized for the following reason। इसके रीजंस जो हैं, इसके रीजंस में मैं 1 2 3 4 पॉइंट कर देती हूँ। नीड्स आर नॉट ओनली द ओनली डिटरमिनेंट्स ऑफ द बिहेवियर, पीपल सीक ऑब्जेक्ट्स एंड एंगेज इन द बिहेवियर दैट इज नो वे कनेक्टेड विद द gratification of the need। there are other motivating factors also, perception, expectation, experiences। एक सेकंड, मैं सिर्फ आपको इसमें इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स बता देती हूँ। मैम आप सिर्फ मॉडल एक्सप्लेन कर दो, रीजंस खुद पढ़ लेंगे।
मॉडल्स तो मैस्लोज मॉडल हो गया। सेकंड है हमारे पास में हेल्सबर्ग मॉडल। हेल्सबर्ग मॉडल में क्या था? I think the thing is someone is wait. हेल्सबर्ग मॉडल में हमारे पास में है, हमारे दो फैक्टर्स आते हैं। वन इज द मेंटेनेंस फैक्टर, द अदर वन इज द मोटिवेटिंग फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर में हमारे पास में क्या क्या आ जाता है? मेंटेनेंस फैक्टर वो वाले हैं विच आर नेसेसरी टू मेंटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ अ सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। एक एम्प्लॉयज के बीच में सेटिस्फेक्शन लेवल को बना के रखने में हमारे पास में ये जो लेवल ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास में आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए? एक हमें चाहिए एक प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन चाहिए, एक हमें अच्छी सैलरी चाहिए, एक हमें अच्छा जॉब सिक्योरिटी वगैरह चाहिए। अगर एक इंसान को एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहा है और उसे ये लग रहा है कि मुझे कभी भी जॉब से निकाल देंगे, तो व्हाट विल इट बी? इट इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से उसको बार बार अपने बैक ऑफ द माइंड लगता रहेगा कि आज मुझे निकाल दिया या कल निकाल दिया। तो इससे उसका मोटिवेशन लेवल पर फर्क पड़ेगा। द अदर वन इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। किस तरीके से कि अगर उसने काम अच्छा किया तो उसको रिकॉग्निशन वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पर हेल्सबर्ग मॉडल ने उसने दो चीजों को कंसिडर करा है। वन इज अ सैलरी या जॉब सिक्योरिटी के बारे में जो उसने बात करी है। द अदर वन इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उसको आगे जाके कितनी अचीवमेंट या कितनी रिकॉग्निशन वगैरह मिल रही है। सम ऑफ द एम्प्लॉयज आर देयर हु फील मोटिवेटेड जब उन्हें ऑफ एंड ऑन काम मिलता रहता है। ठीक है, अगर किसी इंसान को काम नहीं मिलता, दे फील कि हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस मॉडल टॉक्स अबाउट। ये इन दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। दीज फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को अगर वो उनको सेटिस्फाई हो रहा है इन सब से, अगर उसको ये लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी है, उसको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, उसको जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी मिल रही है, उसको टाइम पे प्रमोशन मिल रही है, ही विल बी प्रॉपरली सेटिस्फाइड और ही विल बी प्रॉपरली मोटिवेटेड। अगर इन सब में उसको कुछ ना कुछ क्वेश्चन